रेमो विद टॉपर शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं एक स्पेशल टॉपर जो सोनीपत से आते हैं। इनका नाम है लवमीत और इन्होंने एसएससी सीजीएल 2019 में ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ की पोस्ट को ऑप्ट किया है। एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाला हर बच्चा चाहता है कि या तो वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाए। लवमीत ने यह मुकाम अपने पहले अटेम्प्ट में हासिल किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। लवमीत का ये पहला अटेम्प्ट होना ये साबित करता है कि इस एग्ज़ाम को एक बार में निकाला भी जा सकता है। लवमीत की जो एज है अभी वो सिर्फ 23 साल के हैं और जब इन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा तो वो और भी यंग रहे होंगे। हम ये समझना चाहते हैं कि इतनी कम उम्र में कैसे तैयारी इन्होंने करी कि एक बार में एग्ज़ाम को इतनी अच्छी रैंक के साथ इन्होंने निकाला। लवमीत से चलिए मिलते हैं। लवमीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म रेमो विद टॉपर्स पर इनवाइट किया। लवमीत, पहला रिएक्शन, आपको पता तो होगा ही कि मेरी अच्छी रैंक आने वाली है। सो जब आपने रिजल्ट को वाकई में देखा, क्या आपको पता था पहले कि आपकी रैंक 3? मेरे को रैंक का आइडिया था ओके। क्योंकि जैसे सर्वे वगैरह होते हैं ग्रुप वगैरह में, तो मेरे से आगे एक ही लड़का था। लेकिन वही बात है, खुशी तो तभी होती है जब फाइनल रिजल्ट फाइनल अपनी रिजल्ट आप आंखों लिस्ट से में देखते देखते हो, हैं। राइट राइट। तो उस टाइम पे मैं ऑफिस में था और मैं बिजी था, तो मेरे फ्रेंड ने मेरे को कॉल करके सबसे पहले ये बताया, तो मैं बस वहीं पे बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और बिल्कुल ऐसा लगा कि जो मेरे इतने दिन का ड्रीम था, जिसके लिए मैंने इतना हार्ड वर्क किया, वो मेरे को अचीव हो गया और बिल्कुल ऐसा सातवें आसमान पर चला गया मैं एकदम से। राइट। लोग एक बच्चे हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि जब भी टॉपर्स आपके पास आए तो ये पूछना कि उन्होंने कोई पर्टिकुलर पोस्ट क्यों ली। सो आपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को क्यों चूज़ किया? आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को क्यों नहीं चूज़ किया? सर, जैसे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उस टाइम पे मैं थोड़ा डाउट में था कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑप्ट करना चाहिए या एक्सटर्नल अफेयर्स में। लेकिन जैसे-जैसे मेरा मेंस हुआ, मार्क्स हुए, जब डीवी का टाइम हुआ, तो मैंने फिर क्या किया, पहले मैंने बात की दोनों से। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है हमारे गाँव से, 2004 बैच से, मैंने उनसे बात की और फिर मैं इनकम टैक्स ऑफिस में भी गया। वहाँ पे भी मैं सीनियर ऑफिसर से भी मिला, उसके बाद मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स हैं कुछ मेरे से पहले बैच के, उनसे मिला, उनसे अपने सारे डाउट क्लियर किए और फिर मैंने अपना फाइनल डिसीजन लिया कि क्या मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सारे फैक्ट्स को देखा कि उसमें कैसा वर्कलोड है, स्टेबल लाइफ है, ट्रांसफ़र होते हैं, कितनी जल्दी होते हैं, नहीं होते हैं, उसके बाद मैंने डिसाइड किया। वैसे मेरी कभी से टेंडेंसी थी कि मुझे एक स्टेबल जॉब चाहिए जिसमें 9 से 5 या फिर जो भी एक फ़िक्स टाइम हो, ऐसा नहीं हो कि कभी भी कहीं पे भी भेज दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। मेरे को स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरे को फ़ील्ड जॉब थोड़ा कम अच्छी लगती है। जैसे बेल्ट वाली तो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए मैं इन 2 में कन्फ्यूज़ था। फिर मैंने अपने बिल्कुल पूरे मन से इसी को चूज़ किया और अब मैं बिल्कुल, मुझे कोई भी इसका रिग्रेट नहीं है। बिल्कुल मैं तो खुश हूँ क्योंकि मुझे ऑप्ट करने के बाद इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिला और अब तो मेरा कॉन्फिडेंस और भी अच्छा हो गया। तो फिर मेरा एक सवाल है, क्या एमईए लेते वक्त फॉरेन पोस्टिंग दिमाग में होती है कि मुझे फॉरेन जाना है इसलिए हम एमईए ऑप्ट कर रहे हैं? सर बिल्कुल, ये तो होता ही है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो आप बिल्कुल भी मत जाओ। आप अगर चाहते हो कि लाइफ़ के लेटर स्टेज में जाना है या फिर बाद में जाना है, कभी भी जाना, आपको कभी भी चूज़ कर सकते हो। मैं खुद ऐसे ऑफ़िसर से मिला हूँ जिन्होंने 15-20 साल हो गए लेकिन नहीं गए, और जिसको जाना है और अगर वो जाना चाहते हैं तो कभी भी जा सकते हैं। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके हाथ में है। आप कंट्रीज़ की प्रेफ़रेंस भर सकते हो जिसमें आपको जाना है और अगर आप जो मतलब आपके हाथ में है, चूज़ कर सकते हो बिल्कुल, तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। तो अब मेरे को जाना है, मैं यूरोप घूमना चाहता हूँ, तो ये भी एक उसके पीछे रीज़न फॉरेन था। पोस्टिंग एक रीज़न था। फ़ॉरेन पोस्टिंग एक बिल्कुल। रीज़न था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप बाद में अगर आप कभी चाहो कि मैं नहीं जाना चाहता, तो बिल्कुल मत जाओ। मतलब कोई भी चॉइस है कंपल्शन एक नहीं तरह है। से कि जा भी हाँ, सकते हो, बिल्कुल नहीं भी कोई जा भी सकते हो। कंपल्शन नहीं बहुत है, ये अच्छी बात। इसकी सबसे बेस्ट बात है। सो लोबित, सबसे अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन हुई है, वो किस मीडियम में हुई है और आप कैसे छात्र थे पढ़ने में? मेधावी थे? कितने मार्क्स थे आपके, उसके बारे में बताइए? सर, मेरी जो सबसे बेसिक एजुकेशन थी, वो मेरी सबसे पहले मेरे गाँव में हुई थी। तो ये गाँव आपका कहाँ पर है? ये गाँव है, मेरे गाँव का नाम है खांडा, सेरी खांडा, ये है खरखोदा के पास, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। ओके। तो मेरी वहाँ पे हुई थी बेसिक एजुकेशन, वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद मैंने 11th-12th की सोनीपत से। ओके। तो 11th-12th का आपका मीडियम क्या था? 11th-12th का मेरा मीडियम था इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड? हाँ, सीबीएसई बोर्ड था और वहाँ पे जैसे मैं गया तो गाँव से निकला तो वहाँ पे मुझे एक अलग एनवायरनमेंट मिला। बच्चे मिले जिनकी मतलब जो ज़्यादा नॉलेज थी। 10th तक आपने गाँव में पढ़ाई करी है? यस। 11th से आप शहर में आ गए, सोनीपत। 11th-12th के बाद हम सोनीपत में, मतलब सोनीपत में स्कूल है,
वहाँ पे जो मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल था, जो हम 10th तक के फ्रेंड्स थे, हम वहाँ पे चले गए। तो 11th-12th में आपका पीसीएम रहा। हाँ, 11th-12th में मेरा नॉन मेडिकल था, पीसीएम था। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपने इंजीनियरिंग की तैयारी करी क्या? क्योंकि यूजुअली पीसीएम वाले बच्चे क्या करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। तो आपने क्या किया 12th में? क्या आप कोई तैयारी कर रहे थे इंजीनियरिंग की या फिर? नहीं, मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी नहीं की क्योंकि मेरा कोई इंक्लिनेशन नहीं था, जो अंदर से गट फीलिंग्स आती हैं कि मुझे ये करना चाहिए, जो आपको उसकी तरफ खींचता है, वो मेरे अंदर नहीं था, तो मैंने उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की। लेकिन मेरे 11th-12th में मार्क्स काफ़ी अच्छे आए, तो फिर मेरा डीयू में एडमिशन हो गया। कितने कितने परसेंटेज मार्क्स थे आपके 11th-12th में? मेरे 12th क्लास में थे 91% मार्क्स थे, लेकिन मेरा एडमिशन हुआ था पीसीएम के बेस पे, जिसमें मेरे 94.67% मार्क्स थे। मैथ्स में कितने मार्क्स थे आपके वहाँ पर? मैथ में 95 थे, फिजिक्स में भी 95 थे, केमिस्ट्री में 94 थे। ओके। और वहाँ पे एडमिशन हुआ और वो लास्ट कट ऑफ थी। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे मुझे किस लेवल के बच्चे मिले होंगे जब मेरा लास्ट कट ऑफ अच्छा, आप लगभग लास्ट कट ऑफ हैं इतने नंबर लेने के बाद। बिल्कुल। और आपका पीसीएम आपने बीएससी ज्वाइन करी मतलब? हाँ, वहाँ पे मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया। हम्म। वैसे मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो मैं चाहता था या तो मुझे मैथ ऑनर्स मिले या फिजिक्स ऑनर्स मिले। तो मुझे लेकिन उसमें एडमिशन नहीं हुआ, उसकी कट ऑफ और भी हाई थी। तो फिर मेरा केमिस्ट्री में एडमिशन हो गया, तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि मेरा फिर केमिस्ट्री में मतलब ठीक था। लेकिन ऐसे अंदर से गट फीलिंग्स आती है ना कि मुझे कुछ करना है, इसमें आगे जाना है, वो मेरे अंदर नहीं था। तो ये भी एक रीज़न है कि मैं फिर एसएससी की तरफ मेरा तो टिल्ट हो एसएससी गया। पहली बार कैसे आपको मालूम चला कि एसएससी नाम का कोई एग्ज़ाम होता है और ये अच्छी प्रोफाइल है जिसके लिए मुझे तैयारी करनी चाहिए? जैसे हमारा कॉलेज में था तो मैंने की थी बीएससी, तो कोई प्रोफेशनल कोर्स तो है नहीं। तो वहाँ पे जैसे जो भी बच्चे बीएससी करते हैं उनके पास मेनली 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो एमएससी करें, पीएचडी करें, टीचिंग लाइन में जाएँ या फिर कुछ रिसर्च वगैरह में जाएँ। वो मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मेरा केमिस्ट्री में उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं था कि मैं अपना पूरा का पूरा करियर उसमें बना सकूँ, मतलब मैं अपनी लाइफ़ के 30-40 साल उसमें इन्वेस्ट कर सकूँ। तो फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है बच्चों के पास गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर करना, जैसे एसएससी होगा, यूपीएससी होगा। तो हमारे वहाँ पे पहले से ही ऐसा था कि बच्चे या तो टीचिंग लाइन में जाते थे या नॉन टीचिंग लाइन में जाते थे, तो इसमें एसएससी या यूपीएससी में जाते थे। तो जब मैं वहाँ पे जाने से पहले मुझे एसएससी के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन जैसे एडमिशन हुआ, वहाँ पे बच्चों से मिला, अपने सीनियर से बात की, वो क्या करते हैं, उसके बाद मुझे एसएससी के बारे में पता चला। तो एसएससी की तैयारी आपने एग्जैक्टली कब शुरू करी? अगर आप हमें महीना और साल बता पाएंगे तो एक आइडिया लगेगा कि जो पहली बार तैयारी करना चाहता है अगर वो आपको रेफरेंस लेता है तो आपने कब तैयारी शुरू करी थी एग्जैक्टली? मैंने तैयारी स्टार्ट की थी जनवरी 2018 से, ओके। जब मेरा 3rd सेमेस्टर ओवर हो चुका था और मैं 4th सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। जैसे एक मेरा स्कूल का मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, हम दोनों का एडमिशन हुआ था वहाँ पर कॉलेज में। तो पहले तो हमने कॉलेज में नए-नए गए थे, तो ऐसे ही थोड़ा-सा मतलब पढ़ने-वढ़ने का इतना मन भी नहीं था। तो 2 सेमेस्टर हमने मतलब ना कॉलेज में ध्यान दिया, ऐसे ही मूवी वगैरह देखी, थोड़ा इधर-उधर घूमे दिल्ली वगैरह में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसका एयर फ़ोर्स का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, जो मेरा फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड भी बोल सकते हैं जिसको, जिसके साथ मैं अपना सारा टाइम स्पेंड करता था। उसका एयर फ़ोर्स में एडमिशन हो गया और फिर जैसे वो चला गया तो फिर मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि अभी कुछ करना है, क्योंकि 3 सेमेस्टर जा चुके हैं, आधी बीएससी जा चुकी है और 1.5 साल ही है मेरे पास, उसके बाद मुझे भी कुछ डिसाइड करना है। तो मैं उसी टाइम पे फिर मैंने उसको कॉलेज था तो वहीं पे मुखर्जी नगर था, तो मैंने मुखर्जी नगर कोचिंग में एडमिशन ले लिया वहीं पे साथ-साथ में, और मैं प्रिपेयर करने लगा इसी की पूरे मन से। तो अच्छा, मेरा उसके बाद जनवरी 2018 में? हाँ, जनवरी 2018 से मैंने वहाँ पे जॉइन किया। तो वहाँ पे बस उसके बाद ऐसा ही था, कॉलेज में जाते थे, सिर्फ़ जैसे प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, हमारे में अटेंडेंस का चक्कर नहीं था। तो मतलब जैसे-जैसे कोचिंग में जाते रहे, तो कॉलेज की तरफ जो था मेरे अटेंशन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। मेरा सारा फिर वो जितना भी अटेंशन होती है वो सारी इसी तरफ थी कि मुझे इसमें कुछ करना है। तो फिर ऐसे जैसे पढ़ते रहे, मॉक देते रहे तो और इंटरेस्ट बनता रहा। तो ऐसे-ऐसे करके जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उस टाइम पे मेरी तैयारी लगभग हो चुकी थी। और जो मुझे बाकी का बूस्ट है, जो मैं मानता हूँ, जैसे कोरोना आया, उसकी वजह से एग्ज़ाम लेट हुआ। तो वैसे तो ये मतलब बहुत बच्चों का लेट हुआ, सब कुछ लेट हो गया, जॉइनिंग हमारी भी लेट हो गई, लेकिन इससे मुझे फ़ायदा हुआ पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो। क्योंकि मुझे बहुत ही ऐसा टाइम मिल गया, जैसे पहले तो कॉलेज में था, तो कॉलेज में बिल्कुल कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं तो 3 या 4 घंटे निकाल सकता था। लेकिन उसके बाद फिर जैसे अकेले थे तो मैं और अच्छे से प्रिपेयर कर पाया, क्योंकि कोरोना के टाइम पे कॉलेज भी और था और फिर मैंने और अच्छे से प्रिपेयर किया। तो मैं तो मानता हूँ कि जो मेरी ये रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक 3, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ इस चीज़ का भी है कि मुझे कोरोना की वजह से कई मंथ्स मिल गए सेल्फ स्टडी के देखिए, लिए। कोरोना के फ़ायदे में एक फ़ायदा जो है आप ये नोट कर लीजिए कि कई लोगों को इतना टाइम मिला पढ़ने का और ये डिप्रेसिंग मोमेंट भी था। मैं नहीं कहूँगा इतना आसान था ये पढ़ पाना,
आपने अगर इसमें पढ़ाई करी है तो बहुत 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 काबिल तारीफ़ है। तो अभी कुछ चीज़ें जो अभी आपकी प्रिपरेशन की जो पूरी गहराई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लवमीत। तो इसका क्या फंडा है, थोड़ा-सा ये समझाएँगे मुझे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये नाम लड़कियों के बीच में काफ़ी पॉपुलर होने वाला नाम है, ठीक है? क्योंकि नाम में लव लगा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि माय नेम इज़ लवमीत बट यू कैन कॉल मी लव। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ, आपने ट्राई किया कभी? दिल्ली के कॉलेज में आके कुछ आपने कोशिश करी या फिर आप पढ़ने में जुट गए पूरा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ने में तो मैं बहुत बाद में जुटा, पहले 3 सेमेस्टर तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल ऐसे ही घूमे-फिरे, जो बोलते हैं ना कि 12th के बाद मस्ती छा गई, कॉलेज की हवा लग गई, तो आप बोल सकते हैं बिल्कुल वही काम था, हुँ। बिल्कुल पढ़ाई से डिस्कनेक्ट था। डीयू में जैसे हमारे मार्क्स अच्छे थे, तो पास होने में तो हमें दिक्कत होती नहीं थी, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले थोड़ा पढ़ लिया, उसी में अच्छे मार्क्स आ गए। वहाँ पे ऐसा ही डीयू में इतना पास होने के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे फिर वहाँ पे कुछ केमिस्ट्री में अचीव भी नहीं करना था। तो तो मेरा सबसे पहले तो यहाँ पे फ़ोकस था ही नहीं जैसे जाते ही शुरू में। और जैसे आपने नेम का ज़िक्र किया, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे इसके लिए प्रेज़ मिलता ही है कि बहुत अच्छा नाम है, सब पूछते हैं कि किसने रखा? तो ये नेम मेरी बुआ जी ने रखा है और मैं मतलब उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा इतना अच्छा नाम रखा। सब इसको मतलब एक बार तो ज़रूर इसकी तारीफ़ करते हैं। और हाँ, जैसे मैं ऑफ़िस में भी हूँ या वैसे भी फ्रेंड्स भी हैं, तो कोई फ्रेंड्स मुझे लव बुलाता है, कोई मीत बुलाता है, कोई लव मीत बुलाता है। तो वो बिल्कुल जिसको जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं। और लव भी बहुत बोलते हैं और कुछ मीत भी, कुछ को मीत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे नेम पंजाबी का मुझे बहुत पहले, जैसे उनकी फर्स्ट रिएक्शन होती है कि आप पंजाबी हो? तो मैंने कहता नहीं, सिर्फ़ नेम पंजाबी है, मैं सोनीपत से हूँ, मैं ओके, ओके। पंजाबी नहीं हूँ। हुँ। लोभी अभी तैयारी में आता हूँ कि जो आपने कोचिंग जॉइन करी, तो कोचिंग आपने कितने महीने आपकी कोचिंग चली? और उससे क्या आपका सिलेबस जो कंप्लीशन होता है, जैसे जो कुछ लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ लोग कोचिंग करते हैं। तो मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि आपकी कोचिंग की जर्नी कैसी रही और कितना सिलेबस आपने वहाँ से कवर किया और उसके बाद फिर आपको क्या एफर्ट डालने पड़े अपनी तरफ से टू मेक श्योर कि क्योंकि रैंक 3 में मैं कहूँगा सबसे बड़ा रोल होता है जो जो पर्सन होता है उसका खुद का, कि वो कितना घिस के खुद को उस काबिल बना देता है। कोचिंग बहुत लोग करते हैं, बट सबकी रैंक 3 नहीं आ सकती है। सो ये क्रेडिट आपका बहुत बड़ा है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि कोचिंग से आपको क्या मिला और फिर उसको आपने कैसे तराशा कि आप आपकी तैयारी इस लेवल तक पहुँच पाई? मैंने सबसे पहले जनवरी 2018 में कोचिंग जॉइन की थी पैरामाउंट में। तो वहाँ पे एक बैच होता है जिसमें चारों मतलब जितने भी सेक्शन होते हैं सीजीएल, सीएचएसएल में उसकी तैयारी कराते हैं। तो मैंने वो जॉइन किया था। उस टाइम पे मुझे नॉलेज इतनी नहीं थी, तो जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे किया, बताया या फिर जो और जाते थे, मैंने भी ऐसे ही जॉइन कर लिया क्योंकि वो मेरा फर्स्ट स्टेप था। मुझे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी बारीकी का, तो मैंने वहाँ जॉइन किया, तो मैंने वहाँ पे पढ़ाई की। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मतलब इससे अच्छा अगर हम सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ते हैं, जहाँ पर पूरा प्री और मेंस का सब कुछ लास्ट तक एंडिंग तक कराते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। तो फिर मैंने उसके बाद वहीं पर मुखर्जी नगर में एक क्रिस्टोफर फिनिक्स करके टीचर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने उनसे इंग्लिश की कोचिंग ली थी। तो उसके बाद जैसे 6 महीने मेरी इंग्लिश की कोचिंग चली, उसके बाद फिर मैंने राकेश यादव सर के पास मैथ अपना कवर करना चाहा क्योंकि रीज़निंग और जीके तो वहाँ पे हो गई थी। तो इंग्लिश मैंने क्रिस्टोफर फिनिक्स सर के पास कर ली थी। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, मैंने एक एयर फ़ोर्स का एग्ज़ाम दिया था एक्सवाई ग्रुप का, जो कि 12th बेस पे होता है, लेकिन मेरी एज कम थी, तो मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी उसके लिए एलिजिबल था और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। जनवरी 2019 की बात है, उस टाइम पे मेरा मेडिकल वगैरह होकर क्लियर हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने भी सोचा, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे स्कूल में, उन्होंने एयर फ़ोर्स जॉइन कर लिया था, तो मुझे भी लगा कि चलो एयर फ़ोर्स जॉइन कर लेते हैं, मिल गया, क्या पता आगे भगवान कुछ ऐसा हो हुँ। जाए, ना मिले और पूरी लाइफ रिग्रेट हो। तो फिर मैंने 1 महीना कोचिंग लेने के बाद कोचिंग छोड़ दी। और उससे पहले क्या हुआ था, मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, तो मैं गाँव चला गया था कुछ दिन कोचिंग करने के बाद, और फिर मैं उसके बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट नहीं की, क्योंकि मेरा मन बन गया था कि अब एयर फ़ोर्स में जाना है। लेकिन जैसे ही ये बात है, जून 2019 की बात है, उस टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन ओवर हो चुकी थी और मैं घर पे ही था। मेरा कोई भी मन नहीं था कि मुझे अभी एसएससी की तैयारी करनी है, तो वहाँ पे जैसे कॉल लेटर आया घर पे, तो घर वाले बहुत खुश हुए। लेकिन फिर उन्होंने मुझे ऑब्ज़र्व किया कि जैसे मेरे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, मैंने कॉल लेटर अपना खोल कर भी नहीं देखा, ऐसे ही रख दिया, ना कुछ स्टेटस वगैरह लगाया, तो समझ गए घर वाले कि ये अंदर से नहीं चाहता है। हुँ। हालाँकि मैं पता नहीं, लेकिन मैं शायद नहीं चाहता था क्योंकि मेरा कभी मन नहीं करता था, लेकिन ऐसे ही बारी खुद कुछ तो डाउट था कि कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, लाइफ़ में रिग्रेट हो, इस वज़ह से मैंने चूज़ किया था। लेकिन फिर जो मेरे पेरेंट्स हैं,
उन्होंने मेरे से बात की और उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे से बात की कि आप तुम चाहते हो, नहीं चाहते हो, बिल्कुल फ्रैंकली बात की। तो हमारी फैमिली में भी कुछ ऐसे थे जो चाहते थे कि जॉइन करे, जाए, क्योंकि उनको लगता था कि बार-बार अभी जैसे ऐसा टाइम चल रहा है तो कभी बाद में जॉब ना मिले, ये पूरी लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट होगा। तो तो कुछ था, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे मम्मी-पापा थे, उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया कि अगर तुम्हें नहीं करनी तो मत कर। और उन्होंने मेरा मतलब मुझे मोटिवेट भी किया कि तुम कर सकते हो। तो फिर मैंने ये अपने सबसे जो इम्पोर्टेंट डिसीज़न है ये लिया। मैंने वो जॉब छोड़ दी और जैसे ही मैंने जॉब छोड़ी फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की एक नए सिरे से। मतलब बिल्कुल फुल फ़ोकस, उस टाइम पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और जैसे मैं पहले मॉक देता था, उस टाइम पे मेरे 60-70 मार्क्स आते थे। तो फिर मैं जैसे-जैसे सिलेबस कवर होता गया, मार्क्स बढ़ते गए और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता गया। तो उसके बाद जैसे ही मेरा प्रीलिम्स हुआ, उसके मार्क्स आए और जैसे ही मुझे नॉर्मलाइज़्ड स्कोर का पता चला कि मेरे 205 मार्क्स हैं, तो उसके बाद मेरे को फिर पता चल गया था कि मैंने अच्छा डिसीज़न लिया एयर फ़ोर्स छोड़ के, क्योंकि एयर फ़ोर्स में मैं 20 इयर्स के लिए फिर वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते आप, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। तो फिर मेरे को पता चल गया था कि ये मेरा अच्छा डिसीज़न था। फैमिली में भी सबको लगा कि ये कर सकता है, उसके बाद सबने मुझे सपोर्ट किया और उसके बाद तो फिर जैसे एक के बाद एक अच्छी चीज़ें होती रहती हैं, वैसा ही हुआ। तो वो जो फ़ेज़ आपने बताया कि जब आप कोचिंग छोड़ के 1 महीने बाद चले गए, उसके बाद आपने वापस कोचिंग नहीं ली, आपने नहीं, सेल्फ नहीं, स्टडी। मैंने ली। जैसे जून में मेरा कॉल लेटर आया था, तो उसके बाद मैं वापस मुखर्जी नगर चला गया परमानेंट और वहाँ पे ओके। मैंने जो मेरा बैच था वो अभी ओवर नहीं हुआ था, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे एक बैकअप क्लासेस होती हैं, जिसमें अगर आपका कोई चैप्टर छूट जाए तो वो कर सकते हैं। तो मैं क्या करा, जैसे बैच के रहते थे सिर्फ 2 महीने, सिलेबस था 8 महीने का, तो मैं वहाँ सुबह जाता और जितने भी बैच थे सभी में बैठा रहता, तो मेरा ऐसे करके सारा सिलेबस अच्छे से कवर हो गया। मुझे मतलब कोई रहा नहीं, सब कुछ अच्छे से हो गया। और इतना मैं पढ़ने में ठीक था कि मुझे बर्डन नहीं लगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो बिल्कुल आसानी थी, धीरे-धीरे पढ़ाते थे, तो मैंने वो फिर सारा कवर कर लिया और उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी की। लोवित, जो अगर मैं एसएससी की बात करूँगा तो एक आपका विषय है मैथ को लेके काफ़ी चर्चा लगातार चलती रहती है। मैथ्स में आप पहले से अपने आप को कितना रेट करोगे आउट ऑफ 5? अगर मैं 12th में बोलूँगा कि आपका क्या क्या स्टैंडर्ड था मैथ्स का? मेरा स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, जैसे मेरे जो कंसेप्ट थे, वो बहुत अच्छे थे। मैं ऐसे मतलब जो सर ने जो मेथड बता दिया, मैं उसको ऐसे ब्लाइंडली फ़ॉलो नहीं करता था। मैं उसको समझता था कि ऐसा क्या हुआ, जैसे सर कोई शॉर्टकट बता देते, तो मैं पहले मतलब मेरे को ऐसे हज़म नहीं होता, कोई बता दे कि ऐसे करो, वो मैं कर नहीं सकता जब तक वो मेरे समझ में नहीं आएगा ना। कोई बता देते इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे कर दो आंसर आ जाएगा, वो मैं कभी नहीं करता था। क्योंकि जब तक मेरे को समझ में नहीं आता, मैं नहीं करता वो चीज़। तो ये मतलब आपने सेल्फ एनालिसिस के थ्रू चीज़ों को वैलिडेट किया पहले कि अगर कोई ये पर्टिकुलर सवाल इस तरीके से हो रहा है तो उसका उसका आपने मतलब मैथ्स की अगर बात करूँ तो आपने उसको अपनी जो एनालिसिस है, क्योंकि मैथ्स में आप कह रहे हो आप अच्छे थे पहले से, तो क्या आपने उन सवालों को खुद के नज़रिए से सॉल्व करने की कोशिश करी? किस तरीके से आपने देखो, जो मैं चीज़ें करी? मानता हूँ, जो मेरा एनालिसिस या फिर जो मेरा दिल कहता है, वो ये है कि अगर मैं वो सब नहीं करता सेल्फ स्टडी, तो मेरा सीजीएल हो जाता, लेकिन ये रैंक नहीं आती, कुछ आ जाती, मिल जाता कुछ भी। लेकिन जो मेरी ये रैंक आई है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं समझता था चीज़ों को, कि ये कैसे हुआ। फिर जैसे मैं ऐसे था, जैसे कोई नोट्स पढ़ रहा हूँ, तो नोट्स में जैसे 50 क्वेश्चन्स है किसी, मान लो किसी भी चैप्टर में, तो 50 क्वेश्चन अगर आप ऐसे सोल्व करोगे तो आप कर सकते हो, जैसे 1 घंटे में कर लिए, 1.5 घंटे में कर लिए। लेकिन मैं हर क्वेश्चन को उस नज़र से करता था कि ये मुझे एग्ज़ाम में करना है और एग्ज़ाम में मैं कम टाइम में कैसे कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन में मैं सैटिस्फाइड नहीं हुआ कि ये मेथड तो वहाँ पे मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं भूल जाऊँगा, या फिर ये तो टाइम टेकिंग है, तो मैं एक-एक क्वेश्चन में आधा-आधा घंटा भी इन्वेस्ट करता था। अगर फिर भी नहीं होता तो मैं उसको अलग से नोट कर लेता था। लेकिन मैं उसके बाद जब तक वो होता नहीं था, मैं सैटिस्फाइड नहीं होता था कि इस मेथड से इसको किया जा सकता, तब तक मैं आगे नहीं जाता था। क्योंकि मेरा दिल नहीं करता था, क्योंकि खाली करने का क्या है, एग्ज़ाम में सोल्व होना ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम में सोल्व नहीं हुआ, तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ? और एग्ज़ाम राइट। में आपको पता है कि वहाँ पे प्रेशर होता है, अगर आप यहाँ पे 30 सेकंड में क्वेश्चन उसको सोल्व करते हो, तो तब तब जाके वो वहाँ पे 35 या 40 सेकंड में देखिए, होता है। उम्मीद की इस बात से मैं काफ़ी एग्री करता हूँ कि मैथ्स को जल्दबाजी में नहीं सीखना है। आप समय दीजिए, हर सवाल के साथ जितना समय आप बिताओगे उतना बेहतर होते जाओगे, उसी से आप सीखोगे। तो कहते हैं ना कि हर क्वेश्चन में एक लर्निंग पोटेंशियल होता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप उसके साथ टाइम बिताओगे तो आपको वो सवाल बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो अपनी तैयारी को अगर गहराई में करना है तो स्पेंड टाइम विद क्वेश्चंस मोर एंड मोर, आपकी लर्निंग डेफिनेटली बेहतर होगी। तो अमित, अभी मुझे आपसे जानना है कि आपके जो मार्क्स थे
वो कितने थे टियर 1 में आप बताओ? जितना याद हो, क्योंकि एक एसएससी का रिज़ल्ट इतना लेट आता है कि कई बार टॉपर्स आए आके बोलते हैं नंबर याद नहीं रह गए। तो आप टियर 1 का स्कोर बताइए जितना याद है आपको सब्जेक्ट वाइज़ या जो भी जितना डिटेल में बता सकते हो। टियर 2 के मार्क्स बताइए, टियर 3 के मार्क्स बताइए और अपने टोटल मार्क्स बताइए। सर मैं ये बात बताने से पहले कुछ और ऐड जी, करना जी। चाहूँगा जो मेरी जर्नी का मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जैसे मेरा कॉलेज में एक मेरा फ्रेंड था, उसका नाम था दीपक यादव। तो उसका भी मेरे कोर्स में एडमिशन था, तो पढ़ाई का लेवल उसका भी अच्छा था। तो हम दोनों ने साथ में कोचिंग जॉइन की थी मुखर्जी नगर में। तो मुझे लगता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है मैं यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल एक साथ तैयारी करते थे, एक लेवल था। तो एक जो बोलते हैं ना हेल्दी कॉम्पिटिशन, बिल्कुल भी कोई भी वैसी फीलिंग नहीं थी जेलसी वाली, बिल्कुल हेल्दी कंपटीशन। वो मुझे सिखाता, मुझे कोई मैं अपना खुद का मेथड बनाता, मैं उसको बताता, वो उसको और अच्छा बताता कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे सबसे ज़्यादा हम आपस में डिस्कस करते थे। तो उसके 2 फ़ायदे हुए, एक तो कभी जैसे डिप्रेशन हो जाता है, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि अगर आप किसी सर्कल में हो, लेकिन सर्कल में ऐसा नहीं होना चाहिए, सर्कल में फिर ऐसे होने चाहिए जो आपके जैसे हों, जो हुँ। मतलब ऐसे करना चाहते हो, आपकी तरह बिल्कुल माइंडसेट हो। तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोस्त को भी, उसकी भी 700 कुछ रैंक है और उसे भी एक्साइज इंस्पेक्टर मिला है। अच्छा, दीपक नाम बताया आपने, हाँ, दीपक यादव। दीपक यादव मेरे तो कॉलेज। दीपक यादव जी आपको बहुत-बहुत बधाई और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसी और को देते हैं और वो भी इस तरह से बढ़-चढ़ के कि ये जो भी हैं वो आपकी वजह से हैं। सो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। नहीं, उनके लिए मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जैसे जिस टाइम पे मैं कन्फ्यूज़ था कि एयर फ़ोर्स छोड़ूँ या नहीं छोड़ूँ, तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया था कि तू कर सकता, अगर तू नहीं कर सकता तो और कौन करेगा? हुँ, हुँ। तू इस कॉलेज में पढ़ता है, तू नहीं कर सकता तो कौन कर सकता? तो मुझे लगता है उसका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो उसने मुझे मोटिवेट किया। और मुझे लगता है कि अगर मैं अकेला होता इस जर्नी में, मेरे साथ कोई मेरा ऐसा फ्रेंड नहीं होता, बडी फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड जो भी आप बोलो, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ तक जा पाता, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद आदमी इंसान एक टाइम पे थक जाता है। पढ़ते-पढ़ते ऊपर से कोरोना आ गया, पेपर नहीं हो रहे, रिज़ल्ट नहीं आ रहा। लेकिन जैसे हम 2 फ्रेंड थे, हम बिल्कुल डेली डिस्कस करते थे, सेम मॉक देते, डिस्कस करते, तो हम दोनों का स्कोर काफ़ी अच्छा रहा। उसकी भी रैंक बहुत अच्छी आ सकती थी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में उसके साथ थोड़ा-सा कम मार्क्स आए, मुझे भी हुँ, बहुत मतलब बुरा लगा। हालाँकि उसकी अगर उसकी रैंक 1 होती तभी भी उसको एक्साइज़ इंस्पेक्टर चाहिए था दिल्ली में, और वो ओके, उसको अभी भी मिलेगी उसके रैंक के हिसाब से। तो मुझे बहुत खुशी हुई चलिए कि बहुत लास्ट बढ़िया। में उसको मिल गया। हुँ। सो लोमित आपके एसएससी सीजीएल टियर 1 में कितने मार्क्स थे? रॉ मार्क्स, शिफ्ट कौन-सी थी आपकी और नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स आपके क्या थे? सर मेरे टियर 1 की शिफ्ट थी 5 तारीख की पहली शिफ्ट। मेरे रो मार्क्स थे 159 मार्क्स थे, और मेरा नॉर्मलाइज़्ड स्कोर था 205 पॉइंट 205 समथिंग, हाँ, पॉइंट समथिंग। 205 समथिंग। ओके और टियर 2 का आपका स्कोर कैसा था? टियर 2 में मेरी शिफ्ट थी 16th की, और मेरा मैथ में स्कोर था 197.5 मार्क्स थे, हुँ, हुँ। और इंग्लिश में थे मेरे 193.75 मार्क्स। ये थे मेरे रो स्कोर, और नॉर्मलाइज़्ड स्कोर मेरा मैथ में था 244 पॉइंट समथिंग, हुँ, और इंग्लिश में था 195.3 मार्क्स। हुँ। एंड देन टियर 3 टियर 3 में मेरा स्कोर था 66 मार्क्स। और ओवरऑल आपका टोटल सम कितना बना? मेरा बना 711.3 मार्क्स, नॉर्मलाइज़्ड स्कोर का नॉर्मलाइज़्ड टोटल। स्कोर। ठीक है। सो अभी मुझे आपकी जो स्ट्रैटेजी है जो तैयारी है, बुक्स, रिसोर्सेज़ इनके बारे में पूछना है वन बाय वन। तो लोग अभी मैं जीएस के बारे में पूछना चाहता हूँ। यूजुअली जो साइंस के बच्चे होते हैं उनका जीएस में इंटरेस्ट शुरू से कम ही होता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल अगर आपको देता हूँ तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं था तो एक बार ऐसे सब लोग बैठ के क्विज़ खेल रहे थे। तो वहाँ उन्होंने पूछा कि सिंगापुर कहाँ है? तो मैंने बोला इंडिया में, और मेरा एनालॉजी सिर्फ ये था कि जिन शहरों के लास्ट में पुर आता है, सुल्तानपुर, बलरामपुर, प्रयागपुर, सब इंडिया में है तो सिंगापुर भी इंडिया में होगा। ठीक है? सो सब हँसने लगे उस टाइम पे, तो मुझे पता लगा मुझे कुछ भी नहीं आता है, राइट? आई नीड टू इम्प्रूव माय जीके। आपका जीके शुरू में कैसा था और कैसे आपने एसएससी की जीके की तैयारी करी? मेरा जो जीके का लेवल था वो बिलो एवरेज था, क्योंकि मुझे जीके जो सोशल साइंस होती है वो शुरू से ही पसंद नहीं थी। तो स्कूल में भी मेरे जो सबसे कम मार्क्स आते थे वो इसी में आते थे, हुँ, और उसके बाद मुझे ये लेना भी नहीं था। तो 11th-12th में मैं तो खुश हुआ कि अब आगे नहीं पढ़नी सोशल साइंस। लेकिन जैसे मैं एसएससी में आया तो फिर इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि बिना जीके के आप मतलब अच्छा तो ये तो 50 मार्क्स का होता है टायर 1 में, तो इसकी इम्पोर्टेंस बाकियों के जितनी ही है। लेकिन इसमें जो आप पूछ रहे हो कि क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसमें मेरा जो जो मैं मानता हूँ वो थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कि जीके बहुत ज़्यादा वास्ट है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी जीके बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके मेरे से कम मार्क्स आए। मेरी जीके इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे अबव एवरेज मार्क्स आए।
तो एक तो इसमें लक का फैक्टर होता है। दूसरा जो मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने सिर्फ़ ये किया था कि जैसे जो पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी, तो उसमें जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं या फिर जो कुछ टॉपिक्स होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं, तो मैंने सबसे पहले इम्पोर्टेंट किए जो बार-बार रिपीट होते हैं। उसके बाद जो करंट अफ़ेयर होती है, मैंने करंट अफ़ेयर की बहुत अच्छे से, मतलब बिल्कुल एक-एक चीज़ अच्छे से की मैंने 3-4 महीने की, जो भी मुझे लगता था कि इसकी आनी है और वही हुआ। तो ये मैं उसके बाद जैसे जो बेसिक है उसको पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ पढ़ना तो मैं ऐसे पढ़ता रहता था, लेकिन मेरे मन में ये नहीं था कि मुझे यहाँ तक कवर करना है। बेसिक मैंने पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट था उनको रिवाइज़ करता रहता और जैसे जो दिख गया वो पढ़ लिया। ऐसा कुछ ये नहीं था कि ये पूरी बुक कवर करनी तो है या ये आपने करना है। क्वेश्चंस के थ्रू सीखा है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख-देख के, या कोई किताब पढ़ी आपने उसके लिए? नहीं, मेरे पास नोट्स थे, कोचिंग के? कोचिंग के नोट्स थे, तो मैंने हुँ। कोचिंग के नोट्स में क्या होता है कि जो आपका एफ़र्ट होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ढूँढने का, वो मेरा कम हो गया है। वो काम मेरे को ऑलरेडी किया हुआ मिला कि जो हुँ। इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, फिर जैसे मैं मॉक देता था बहुत सारे, तो मुझे पता चल जाता था कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे पॉलिटी में आर्टिकल्स होते हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसको जो मतलब जो सीरियस बच्चा होता है, जो उसको आने चाहिए, वो मेरे को पहले मैंने वो कवर किए। उसके बाद मुझे लगा कि ये तो मतलब मुझे पता था कि इसका बहुत वास्ट सिलेबस है, तो मैंने ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन मैं ऐसे थोड़ा बहुत जो भी दिखा वो पढ़ता रहता था बेसिक कवर करने के बाद। तो मैंने जैसे कुछ बच्चे होते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो लक्ष्मीकांत उठा ली पॉलिटी के लिए, तो मुझे वो लगता नहीं कि वो वर्थ है, वैल्यू फॉर टाइम है, तो मैंने वो नहीं की। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो पहले बेसिक होता है, जो आना चाहिए पहले उसको कवर करो, उसको रिवाइज़ करो, जब आपको लगे कि वो बिल्कुल आपका परफेक्ट हो गया है, अब आप उसमें मार नहीं खाओगे, करंट अफ़ेयर करो और उसके बाद जैसे लोड मत लो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये थोड़ा बहुत पढ़ते रहो कंटिन्यूटी में। थोड़ा बहुत जो भी आपके आगे आए, जो भी लगे कि ये इम्पोर्टेंट है या फिर प्रीवियस ईयर से या फिर जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, जैसे मेरे टाइम पे एसएससी में ये पूछते थे कि जो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ज़्यादा पूछते थे कि वहाँ का कोई डांस पूछ लिया, कोई फेस्टिवल पूछ लिया इस टाइप के, या फिर साउथ में कोई लोकेशन पूछ ली, कोई टेम्पल पूछ लिया। तो जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो किए थे मैंने, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किए थे और मैंने करंट अफ़ेयर अच्छे से की थी। और साथ में मैं अपने आप को थोड़ा लकी भी मानता हूँ कि मेरी शिफ्ट में करंट अफ़ेयर के काफ़ी क्वेश्चंस आए। जैसे बाकी में 4-5 आते हैं, मेरे में 8-9 क्वेश्चंस थे और मुझे वो मोस्टली आते थे। हुँ। जीके में आप लगभग मार्क्स बता सकते हो? अगर अलग-अलग पूरा नहीं याद है ठीक से? हाँ, जीके के मेरे एग्ज़ैक्टली याद है मेरे को। अच्छा। मैंने 16 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए थे और उसमें से मेरे 15 करेक्ट थे। मैंने सिर्फ़ वही अटेम्प्ट किए थे जो मुझे अच्छा। आते थे, एक मेरा मिस्टेक हो मतलब गया तो यूजुअली लोग जीएस में तुक्के मारते हैं, मैं तो खुद नहीं, बोलता हूँ नहीं, तुक्के मार के आओ। लेकिन मैं आपने बिल्कुल तुक्के नहीं मारे। नहीं, जैसे क्या होता है, जो हो सकता है आप कह रहे हो ठीक भी हो, लेकिन मेरा कभी मन करता ही नहीं तुक्के मारने का। हुँ। मैं सिर्फ़ जो लगता है तभी करता हूँ। हुँ। हो सकता है कि आप जो कह रहे हो अच्छा हो, लेकिन मेरा मन मतलब अगर मेरे 10 भी होते मैं तभी भी तुक्के नहीं मारता। मतलब मेरी जब तक गट फीलिंग नहीं कहती कि इसको लगाओ तब तक मैं नहीं ओके। लगाता। रीज़निंग के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? रीज़निंग की जैसे मैंने जो पहले कोचिंग ली थी, उससे जैसे बेसिक जो सिलेबस होता है, जो फिर या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, वो आ जाता है। उसके बाद मैंने कहीं से कुछ नहीं किया, सिर्फ़ मॉक्स इतने दिए मैंने कि मॉक्स में ही मैंने जैसे 2 साल मेरी जर्नी थी प्रिपरेशन हुँ, की, हुँ। तो मैं डेली मॉक तो देता था। उसी से मेरी इतनी प्रिपरेशन हो गई कि मैंने उसके अलावा कुछ भी कुछ करने पढ़ने की की ज़रूरत ज़रूरत नहीं। नहीं है। आप मॉक इतने दो, प्रैक्टिस इतनी करो कि रीज़निंग में इतना कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है अलग से, क्योंकि कुछ हुँ। नया तो एकदम से आ नहीं सकता। वही आ सकता है, उसमें आप अगर डेली मॉक देते हो, काफ़ी दिन हो गए, तो फिर मुझे नहीं लगता उसमें कुछ अलग से ज़्यादा करने का मतलब इतना हुँ। ज़्यादा ज़रूरत है। मैथ्स की प्रिपरेशन में मैं इसको 2 हिस्सों में बाँटूँगा। पहला हिस्सा बाँटूँगा कि एक सिलेबस ख़त्म करना ठीक से, ताकि आपको जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, एसएससी का लेंथ एंड ब्रेड्थ पता चल जाए। देन आता है उसके ऊपर अपग्रेड, और वो अपग्रेड बहुत ज़रूरी है आज के कॉम्पिटिशन में। आप अगर 16 वाली शिफ्ट में अगर 197.5 लेकर आए हो, इसका मतलब आपने अपनी कैलकुलेशन को भी अपग्रेड किया है, आपने मेथड्स को भी अपग्रेड किया है। तो ये दोनों जो प्रोसेस आपने फॉलो किए हैं, इसके बारे में थोड़ा गहराई में अच्छे से समझाइए। क्या बुक्स आपने यूज़ करी, क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ किए, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे उसको कन्वर्ट किया अपनी स्ट्रेंथ में, क्योंकि मटेरियल सबके पास होता है, टीचर्स का एक्सेस भी सबके पास होता है। मार्क्स जो आते हैं वो अलग-अलग इसलिए आते हैं क्योंकि हर कोई उससे क्या बना लेता है वो बहुत मैटर करता है। तो यू टेल कंप्लीट प्रोसेस कि अगर कोई बच्चा मैथ्स की तैयारी करना चाहता है, तो कैसे वो कर सकता है? आपके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसकी? देखो, जो मैंने जितनी भी प्रिपरेशन की, तो मेरा जो 70% टाइम था, वो सिर्फ़ मैथ के लिए था। हुँ। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जैसे रीज़निंग थी, वो कवर हो गई, सिर्फ़ मॉक लगाते उसमें आ जाती है। जीके में थोड़ी बहुत पढ़ लेता था।
और इंग्लिश तो बिल्कुल ईज़ी आती है, मुझे लगा नहीं कि इसमें मतलब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, जो मैंने बेसिक था और जो आना चाहिए वो मैंने कर लिया था। तो उसके बाद मेरा सारा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ मैथ्स पे था। तो मैंने पहले मैथ्स की कोचिंग ली थी राकेश यादव सर से, काफ़ी अच्छा पढ़ाया था उन्होंने, मेरे पास नोट्स थे, मैंने बिल्कुल जैसे सबसे पहले तो मैंने नोट्स को सीखा, एक-एक मेथड को एब्ज़ॉर्ब किया, बिल्कुल, बिल्कुल समझा उनको। फिर मैंने उनको अच्छे से प्रिपेयर किया, उनको 2-2 3-3 बार रिवाइज़ किया। जब मुझे लगा कि वो मेरे प्रिपेयर हो चुके हैं, उसके बाद फिर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक्स और प्रीवियस ईयर दिए, फिर मैंने पीछे ओके। मुड़ के कभी नहीं देखा। तो आप मानोगे नहीं, जैसे कि टियर 2 होता है, उसमें बच्चे मॉक्स देते हैं, 30 मॉक्स दे दिए, 40 मॉक्स दे दिए। मुझे आज भी याद है मैंने 170 मॉक्स दिए थे ओनली मैथ्स के टियर टियर 2 2 के? के। क्योंकि उस टाइम पे कोरोना का टाइम चल रहा था, 2 बार पेपर भी पोस्टपोन हुआ, तो मेरा सिर्फ़ एक ही था, मैं डेली उठता था और एक मैथ का मॉक देता था, उसका एनालिसिस करता था और फिर थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर का कोई भी एक चैप्टर उठा के उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए। तो ये था। आपको ये याद है कि आपके पहले मैथ्स के टियर 2 मार्क्स में कितने मार्क्स आए थे? मेरा जैसे कि पहले प्री के टाइम पे भी मैंने मैथ कर लिया था लगभग, तो सिलेबस मेरा लगभग कवर था, लेकिन जो बोलते हैं ना कि 100 क्वेश्चन्स एक साथ करने हुँ, की, हुँ, टाइम कम ना रहे, सिर्फ़ उस चीज़ की कमी थी। लेकिन मेरे जो शुरुआती मार्क्स थे, उसमें भी मेरे 170 प्लस मार्क्स आ जाते थे। वो इस वजह से था क्योंकि मैंने सिलेबस तो बिल्कुल कवर कर रखा था, जो भी था थोड़ा-सा वो सिर्फ़ ये था कि 100 क्वेश्चन्स एक साथ अटेम्प्ट करने हैं आपने, सिर्फ़ उसकी तैयारी करनी थी। सिलेबस मेरा ऑलरेडी कवर हो चुका था, वो जैसे-जैसे मैं मॉक्स देता रहा, तो जैसे 16 की शिफ्ट है, बच्चे बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल मतलब थोड़ी-सी मुश्किल थी, लेकिन अब मैंने वो 10 मिनट पहले ख़त्म कर दिया था। जो मेरी एक मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक मेरी सिली मिस्टेक थी, उसमें मैंने रेशो उल्टी बता दी थी। हुँ। बाकी पेपर जैसे हो सकता वो शुरू में मुझे मुश्किल लगे, लेकिन मुझे जो लगता कि 150 प्लस मार्क्स देने के बाद मुझे नहीं लगता कि टाइम की कमी कभी रह सकती है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, अगर आप किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं होते, जैसे किसी क्वेश्चन में 4-5 मिनट नहीं लगाते, छोड़ते हो जो क्वेश्चन मतलब थोड़ा भी लेंदी या है, तो मुझे नहीं लगता कि टाइम कम रह सकता है। अगर फिर भी टाइम कम रह रहा है, तो फिर तो वो पेपर ही उन्होंने हुँ। ऐसा बनाया होगा, वो सबका रहा होगा। एक सवाल मेरा और भी है कि जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए आपने क्या किया? क्या मॉक पे ही डिपेंडेंट रहे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो बुक होती है उसको आपने पूरा सॉल्व किया था? मैंने जैसे नेट वगैरह से पीडीएफ निकाल लेता था मैं विदाउट सॉल्यूशन की। मैं निकालता था पीडीएफ, जैसे पहले सीपीओ के सारे जितनी भी शिफ्ट्स होती हैं वो सारे हाँ। कर लिए, तो उनको फिर मैं अटेम्प्ट करता था वन बाय वन। तो जैसे मैं प्रीवियस ईयर करता था, मैं उनको टाइम के साथ सोल्व नहीं करता था, टाइम के साथ सिर्फ़ मॉक्स देता था। बिना मॉक्स के मैं हर क्वेश्चन में ईज़िली 2 से 3 मिनट लगाता था। हुँ। जो भी मतलब अच्छा क्वेश्चन होता मैं उसको ये देखता था कि कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तो जो मैं अपना बताता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने बैक से स्टार्ट किया था। जैसे जब मेरा मेंस था उससे पहले सीपीओ का मेंस हुआ था, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, सीपीओ का प्री हुआ था, हाँ। प्रीलिम्स। तो उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन्स आए थे मैथ के, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर मैं बैक में चलता रहा, जैसे सीजीएल 2018 का प्री किया, मेंस किया, ऐसे-ऐसे करके मैंने सबसे पहले तो टीसीएस में, जब से टीसीएस आई है उसके सारे क्वेश्चन्स किए मैथ के। फिर मैंने वो एक बार और किए। उसके बाद फिर मैंने प्रीवियस ईयर और पीछे के किए। तो मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो रिसेंट का है, सबसे पहले मैंने वो किए। तो मतलब आपने मैथ्स में पहले आपने रीसेंट एग्ज़ाम में आए हुए सवालों को किया और फिर आप वापस जाके जो भी ये टीसीएस वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे आपने सॉल्व किए। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ लंबित, ये कि जो रिवीजन होता है जिसको बोलते हैं रिवाइज़ करना, अक्सर बच्चे सवाल मुझसे पूछते हैं कि कितनी बार रिवीजन करें? किसी कंटेंट को अगर उन्होंने एक बार पढ़ लिया है, तो कितनी बार उनको रिवाइज़ करना चाहिए? आपके हिसाब से आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी? क्योंकि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, तो ये तो साइंटिफिक प्रूफ भी है, बोलते हैं कि आपने कोई चीज़ पढ़ी तो घंटे भर बाद 50% के करीब ऐसे ही गायब हो जाता है, ठीक है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिटेंशन के लिए आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या थी और आप क्या रिकमेंड करोगे बच्चों को कि कैसे वो मैथ्स को रिवाइज़ करें? देखो, एक तो जो सबसे पहली बात है कि मेरे पास टाइम था। मैंने जैसे 4th सेमेस्टर में स्टार्ट किया था, तब तक तो सीजीएल 18 भी नहीं हुआ था, वो भी मेरे बाद में हुआ जब मैं ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में था। हुँ। तो मेरे को कोई ऐसी जल्दी नहीं थी कि इमीडिएट मेरा एग्ज़ाम है। तो मैं डेली थोड़ा पढ़ता था, लेकिन अच्छे से पढ़ता था और उसको साथ-साथ मतलब थोड़े बहुत दिन बाद उसको रिवाइज़ भी कर लेता था। तो मैंने ऐसे बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लर्न किया, एकदम से ऐसे नहीं किया कि सारा कर लिया। हालाँकि वो बाद में थोड़ा मुझे ज़्यादा इतना बर्डन फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने पैरामाउंट में कोचिंग ले रखी थी एक बार, उसमें मैथ्स हो गया, तो उसके बाद राकेश यादव सर के पास, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बैकअप क्लास में लेता था सारे, लेकिन वो भी मुझे इतना नहीं लगा कि ज़्यादा बर्डन होगा, क्योंकि उसमें से 60-70% चीज़ें मुझे आती थी।
तो मैंने क्या किया, मैं अपनी बताता हूँ। मैंने जैसे पहले नोट्स किए 2 या 3 बार, उसके बाद मैं मॉक्स देता था। अब आप जैसे मॉक्स देते हो दिन में 100 क्वेश्चंस के, तो उसमें लगभग हर चैप्टर के क्वेश्चन आ ही जाता है। तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको चैप्टर का रिवाइज़ होता ही रहता है। जैसे आपने वीक में 6 या 7 मॉक्स दिए, तो लगभग आपको सारे क्वेश्चंस, हर टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चंस उसमें आ जाता था। और मतलब ऐसे अलग से स्पेशली बार-बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपका एग्ज़ाम है, अगले 2 महीने बाद है, तो उससे पहले 1 बार और कर लो या 2 बार कर लो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। लेकिन बार-बार नोट्स को पढ़ने की नहीं, क्योंकि एक बार आप जब प्रैक्टिस करने लग जाते हो, जब आप मॉक्स लगाते हो, प्रीवियस ईयर ऐसे करते हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़रूरत है कि स्पेशली दोबारा से बार-बार करें। क्योंकि जैसे आप पढ़ते हो, तो उसमें बार-बार वही क्वेश्चन आते हैं मॉक्स में, तो बिल्कुल। उसी से रिवीज़न होता था। और ये लव अच्छा पॉइंट भी है, क्योंकि इन्होंने जो मार्क्स की संख्या बताई है 170, ये बहुत ज़्यादा है। और 170 क्वेश्चन का मतलब 17,000 सवाल होते हैं, और वो भी मिक्स क्वेश्चन। तो अगर आप इतना करते हो तो रोज ही आपका रिवीजन हो रहा है, डेली रिवीजन हो रहा है, आपकी कमियां आपको पता चल रही हैं। बिल्कुल। लवित एक सवाल अभी और, मैं मॉक के बारे में अलग से क्वेश्चन पूछूंगा, तो वहाँ पर एनालिसिस और कैसे आपने किया वो सब पूछूंगा। मैं इंग्लिश पे आता हूँ। इंग्लिश डेफिनेटली अभी कुछ सालों से एक इतना बड़ा चैलेंज नहीं रह गया है, लेकिन अच्छा स्कोर करना इंग्लिश में चैलेंज हमेशा है और रहेगा, बिकॉज इंग्लिश में 190 के ऊपर लाना अगेन चैलेंजिंग है। तो ये कहना गलत होगा कि इंग्लिश आसान है, बोलना आसान है, बट 190 के ऊपर लाना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो 170 150 पे अटकते हैं। तो इंग्लिश में आपने कैसे अलग अलग एरियाज़ को, अगर मैं ग्रामर की बात करूँ, मैं वोकेबलरी की बात करूँ, और बाकी जो एरियाज़ हैं, आपने कैसे इसको इंग्लिश को तैयार किया? कोई कैसे इंग्लिश की तैयारी करे कि वो 190 प्लस 180 प्लस निकले? एक तो सबसे पहली बात, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से था, फिर डीयू में पढ़ता था, कॉलेज भी मेरा अच्छा था, मेरा एनवायरनमेंट भी अच्छा था, बच्चे भी सारे इंटेलिजेंट थे। तो मेरा मतलब मैं वो नहीं कहूँगा कि जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, उस वजह से वीक है, तो मेरा बैकग्राउंड अच्छा था। तो जैसे मैंने जो सबसे पहले मॉक्स दिए थे, उसमें भी मेरा मतलब अच्छा स्कोर ठीक-ठाक था, 150 160 थे ही। तो उसके बाद जैसे मैं अपनी बताता हूँ मैंने कैसे प्रिपेयर किया। मैंने जैसे इसको 3 पार्ट्स में बाँटा था, जो होते हैं वोकैब होती है, ग्रामर होती है और कम्प्रिहेंशन होता है। तो ग्रामर तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने कोचिंग ली थी क्रिस्टोफर फिनिक्स के सर से, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा करवाया था और उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करवा रखी थी, इतनी शीट्स थी मेरे पास कि मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और साथ में मॉक्स मैं देता ही था। तो इंग्लिश ग्रामर तो वहीं से मेरी जितनी कोचिंग में जो करवाया वो हो गया। वोकैब के लिए मैंने जो कोचिंग में करवाया वो किया, उसके अलावा मैंने किया एफ़र्ट किया। मैंने जैसे प्रीवियस ईयर की एक बुक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम वाइज़, जैसे सीपीओ 2019 के हो गए, तो मैंने वहाँ से प्रीवियस ईयर किए थे बहुत अच्छे से। प्रीवियस ईयर कब तक का किया? प्रीवियस ईयर जैसे वो बुक थी उसमें तो बहुत पुराने थे, 2000 से लेकर थे, तो मैंने वहाँ से पढ़े थे वो। और मैं एक काम और करता था, जैसे कोई भी 2 वर्ड हैं, सिनोनियम हैं, तो उनके 2-2 सिनोनियम और होते थे, तो जैसे बुक में पहला वर्ड आया वही आ गया। तो मुझे जितने भी सिनोनियम्स याद है ना, मैं उनको उसके आगे लिख लेता था। तो जैसे मान लो नेक्स्ट पेज पे दूसरा सिनोनियम आ गया उसी का, तो मेरे को सिर्फ़ दूसरा रिवाइज़ नहीं हुआ, मैं वहाँ पे भी चारों को लिखता था। तो उन चारों में से अगर एक भी आता तो मेरे को चारों रिवाइज़ होते थे। मतलब आप बार-बार जैसे उसका सिनोनिम रीअपीयर हो रहा है, आप फिर से रिवाइज़ एक बार कर हाँ, ले रहे हो। रीअपीयर हो रहा है, तो या तो मैं मन में रिवाइज़ करता था, पर मैं लिख लेता था। तो ऐसे करके मेरे को उस बुक में मतलब बार-बार रिवाइज़ अपने आप हो जाता था। क्योंकि मैं लिखता था, क्योंकि फिर माइंड में एक मैप बन जाता है कि इसके इतने सिनोनियम हैं, इसके 5 जो मेरे को याद हैं। कोई मेरे को नया सीखता तो मैं उस नए को उन्हीं के साथ लिख लेता था। और या फिर जो कई होते हैं जिनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है, उनको भी मैं एक साथ लिखता था ताकि इनमें कन्फ्यूज़न ना हो। हुँ। जैसे ये थोड़ी लोमित एक चीज़ और कि जैसे इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन है, आप अगर साइंस बैकग्राउंड से आते हो तो थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल माइंड होता है। इंग्लिश ग्रामर कैसा मतलब आपको लगा पढ़ने में? वैसे मैं आज तक कभी इंग्लिश ग्रामर सीख ही नहीं पाया, ना मुझे सीखने में कोई इंटरेस्ट रहेगा क्योंकि मैं कभी उसमें दिमाग नहीं लगा पाता हूँ अपना। तो ग्रामर, क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, देन देयर आर एक्सेप्शंस। आपका कंफर्ट कैसा था ग्रामर के साथ? सर, जैसे ग्रामर की मैंने आपको बताया कोचिंग ली थी, तो वहाँ पे कोचिंग में क्या होता है कि जैसे आप प्रैक्टिस करते तो आपको पता चल जाता है कि एक रूल है, ये तो बार-बार पूछा जा रहा है। ऐसे करके तो मतलब जो 70-80% क्वेश्चन्स आते हैं, वो तो सिर्फ़ एक सेलेक्टेड पोर्शन से आते हैं। तो एक तो जैसे अगर आप उनकी इतनी प्रैक्टिस करते हो, तो जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, अपने आप माइंड में सबकॉन्शियसली वो हाइलाइट हो जाता है कि इसमें तो वो है। और दूसरी बात, मैं ऐसे मतलब प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे कुछ रूल नहीं लगाता था कि इसमें वो रूल लग रहा है। जैसे मैं सेंटेंस को रीड करता,
तो रीड करते ही मुझे मतलब अंदर से Intuition, फीलिंग आ जाती, इंट्यूशन आ सेंस आता जाता है कि एक। यहाँ पे मिस्टेक है। तो मतलब मैं एफर्ट नहीं करता था, एक बोलते हैं ना मुझे लग रहा है एफर्टलेस। शायद आपका जो इंग्लिश मीडियम, क्योंकि ऐसा जो इंट्यूशन वाली बात जो आप कर रहे हो, ये अब मुझे भी होती है, इतना इंग्लिश पढ़ने के बाद, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, नॉवेल्स पढ़ने के बाद, कि अब शब्दों में गलतियाँ समझ में खटकती है। कि जैसे कहते हैं कि राम खाते हैं, तो पता लगेगा इसमें सेंटेंस में कुछ गड़बड़ी है, ऐसे ही एक इंट्यूशन फीलिंग। वो तो आपको मुझे लगता है कि आपकी इंग्लिश का लंबा जो साथ रहा है, उसका काफ़ी रोल रहा है आपके इंग्लिश में। हाँ, बिल्कुल उसका रोल रहा। जैसे अभी भी कोई अगर फ्रेंड क्वेश्चन सेंड कर दे तो मैं कई बार क्या होता है उसका आंसर तो बता देता हूँ कि इस पार्ट में मिस्टेक है। लेकिन अगर वो स्पेशली हाँ, पूछें क्या कि है? क्या मिस्टेक है, तुम्हें कैसे पता चला? तो मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि मैंने कहीं पढ़ रखा है कि इसके साथ ये नहीं होता, ये होता है, लेकिन मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं होता कि कब पढ़ा, कहाँ पढ़ा। सिर्फ मन में ऐसा आता है कि कहीं पढ़ा है और इसमें मिस्टेक है। चारों जो सब्जेक्ट है, उसमें सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन-सा लगा आपको? सबसे बोरिंग तो जीके थी। उसके बाद? उसके बाद बोरिंग तो कुछ नहीं, रीज़निंग तो इंटरेस्टिंग होती है। हुँ। इंग्लिश भी मेरे को अच्छी लगती थी क्योंकि न्यू-न्यू वर्ड सीखता था। फिर जैसे मैं कहीं पे भी पढ़ता था, उसको रिलेट करता था कि ये तो मैंने पढ़ा है। तो बाकी 3 में से तो कोई भी बोरिंग नहीं था, बाकी 3 तो इंटरेस्टिंग थे। मैथ्स में कैलकुलेशन स्किल्स का काफ़ी रोल है, इम्पोर्टेंस है, और अभी कैलकुलेशन के नाम पे बहुत कुछ चलता है। बच्चों को लगता है कैलकुलेशन के नाम पे वो क्या कर लें, मुझसे पूछते हैं टेबल्स कितने की याद करें, बताओ सर। ये क्या कब तक कितना याद करें, तो मुझे 20 तक की टेबल याद है, ऑनेस्टली बताऊँ मैं आपको। तो आपको कितनी टेबल याद? सर मुझे तो यही 14-15 तक की टेबल याद थी और स्क्वायर क्यूब्स भी मैंने ऐसे नहीं किए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी जो मल्टीप्लिकेशन की स्पीड है, कैलकुलेशन है, वो अच्छी है। अगर 30 से ऊपर के स्क्वायर्स पूछ लिए तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता था। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे पूछते हैं इसका शॉर्टकट क्या है? तो मैं उनको यही कहता हूँ कि शॉर्टकट नहीं होता, शॉर्ट मेथड हो सकता है या फिर शॉर्ट अप्रोच हो सकती है। लेकिन शॉर्टकट तो आप भूल जाओगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि शॉर्टकट से आप पेपर को जल्दी कर सकते हो। शॉर्ट मेथड होते हैं, अप्रोचेज़ होती हैं। जैसे एक आप फ़ॉर्मूला लगाते हो, एक आप उसी क्वेश्चन को रेशियो से करते हो या फिर बाय ऑप्शन कर सकते हो या फिर यूनिट डिजिट से कर सकते हो या फिर एलिमिनेशन से कर सकते हो या फिर एस्टिमेशन से भी कर सकते हो। अगर ऑप्शंस में डिफरेंस ज़्यादा है, तो उससे भी कर सकते हो। या फिर आप कोई कॉमन ये देख सकते हो कि इस ये जो आंसर होगा इसमें ये इसका मल्टीपल होना ही चाहिए। तो मैं मतलब क्वेश्चन को दूसरे तरीके से जो बिल्कुल अलग होता है ना, जैसे ऑप्शन कर लिया, इस तरीके से भी ट्राई करता था। जैसे मुझे पता प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस से ही होता है। अगर आपको कोई बताएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, लेकिन जब आप पे प्रेशर होगा, जब आप एग्ज़ाम में बैठे होगे, तो आपको चीज़ याद नहीं आएगी। वो चीज़ सिर्फ़ तब याद आएगी जब आपने वो खूब प्रैक्टिस कर रखी होगी, तभी आपको प्रेशर में याद आएगी। तो ये बहुत सही चीज़ लवमीत आपने बोली, क्योंकि बच्चे कई बार मुझसे बोलते हैं कि सर ये वाला जो मेथड है ये एग्ज़ाम में नहीं लगेगा। तो मैं कहूँगा जब तक तुम उसे अपना नहीं बनाओगे तो नहीं लगेगा। वो बिल्कुल। एफ़र्ट जब तक आप नहीं डालोगे, बच्चे एफ़र्ट नहीं डालना चाहते हैं। उन्हें लगता है कोई चीज़ ऐसी मिले जो रट के वो कर लें, लेकिन ये स्किल रटने से नहीं आएगी। जब तक आप इस पे घिसोगे नहीं, तब तक बिल्कुल नहीं भी होगा नहीं, वो। और एक बार अगर आपने मॉक में कर दी तभी भी नहीं होगी। जब आप उसको बार-बार करोगे, जब आपको मतलब सबकॉन्शियसली करने लग जाओगे, जब बिना एफर्ट किए करोगे, जब आपको लगेगा कि एफर्टलेसली किया, मैंने कुछ ऐसे अंदर से जोर नहीं लगाया या फिर दिमाग पे जोर नहीं डाला। तो प्रैक्टिस तो देखो, मुझे नहीं लगता कि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स अच्छा हो सकता है। हुँ। और प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपको मुश्किल पेपर भी आसान लगेगा। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, इसका मुझे नहीं लगता कि कोई भी शॉर्टकट है। और एक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आप क्वेश्चन की अप्रोच होती है, उसको चेंज कर सकते हो। ये स्क्वेयर्स, टेबल्स याद करने से इनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये होने चाहिए याद, जो बेसिक होते हैं, जो बार-बार पूछे जाते हैं। लेकिन आपको अप्रोच अच्छी करनी पड़ेगी, जो जो करते हैं, जो हमें कोचिंग में सवालों को, सिखाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो और उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो होगा। ऐसे। लमित एक चीज़, अब आते हैं, हम मूव करते हैं, और मॉक, जो कि शायद आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट होता है तैयारी में। मॉक टेस्ट, आपने इतने मॉक टेस्ट दिए, पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपने मॉक टेस्ट कहाँ-कहाँ दिए हैं? और आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि बच्चों को कौन-कौन से मॉक टेस्ट लें? क्योंकि ये डायरेक्ट सवाल मुझसे पूछा जाता है, और मैं चाहता हूँ आप बताएँ कि आपने कौन-कौन से मॉक टेस्ट दिए हैं, और उन मॉक्स को एनालाइज़ कैसे किया है? कैसे मॉक को अपनी बेहतरी के लिए यूज़ करें? और कितने मॉक बच्चों को देने चाहिए? प्रीलिम्स, जैसे अभी आप, ये आपका इंटरव्यू जाएगा, बच्चे टियर 2 की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है? तो उन्हें जानना होगा कितने मॉक टेस्ट टियर 2 के पहले हम दे दें। सर मैंने तो मॉक्स जितने भी मार्केट में अवेलेबल थे, वो सारे दिए थे। क्योंकि मैं डेली एक मॉक देता ही था हुँ। और मैं इतनी पहले स्टार्ट किया था कि वो सारे मॉक्स ख़त्म हो गए। फिर मैंने दोबारा परचेज़ कर लिए, क्योंकि अगर आपने 100 मॉक्स दिए हैं, तो अभी जो आपने फर्स्ट मॉक दिया उसका आंसर आपको याद तो होगा नहीं,
कि उसके आंसर याद हैं। तो मैंने दोबारा परचेज़ करके उनको दोबारा से दिया, लेकिन मैं 1 मॉक तो डेली देता ही था। कई बार मेरा पढ़ने का मन ना होता तो मैं 2 मॉक दे लेता और पढ़ाई को रहने देता, लेकिन मॉक मैंने कभी ऐसे छोड़ा नहीं। कोई किसी दिन ना मन किया तो रहने दिया, लेकिन डेली मॉक तो मैं देता ही था। तो मैंने सारे मॉक्स दिए, जैसे टेक्स्ट बुक था, एसएससी ट्यूब था और मैंने सुपर मॉक्स भी दिया था। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने इस पहले दिए थे टेक्स्ट बुक के और एसएससी ट्यूब के। फिर मैंने सुपर मॉक्स बाद में ट्राई किया था, जब मतलब एग्ज़ाम से कुछ मंथ्स पहले। लेकिन जैसे ही मैंने उसके 2 फ्री वाले मॉक्स थे, मैंने वो दिए, मुझे बिल्कुल साफ फ़र्क पता चल गया था कि इसमें कुछ मतलब अलग बात है। क्योंकि जैसे मैं एसएससी ट्यूब के दिए थे, उसमें क्या होता था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते थे जिसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो मतलब आएँगे नहीं, इर्रेलेवेंट जिसे बोलते हैं। तो लेकिन जैसे मैंने सुपर मॉक्स के दिए, तो मैं आपका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना आपने मुझे फ़ोर्स किया। मैं बिल्कुल मन से बता रहा हूँ कि मैंने जैसे पहला मॉक दिया, मुझे पहले मॉक के बाद से ही पता चल गया कि ये मॉक बिल्कुल जेन्युइन है और बिल्कुल रिलेटेड है। जितना भी जो पूछते हैं, जिस लेवल का पूछते हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम है। फिर मैंने ये मॉक्स भी सारे लगाए, फिर जो पिछले थे वो भी किए और जो प्रीवियस ईयर के मॉक होते हैं वो भी बार-बार किए। तो मैंने मॉक तो मतलब जितने भी थे सारे ख़त्म कर लिए थे। तो मतलब ऐसा कोई बचा नहीं था कि जो मैंने ना ट्राई किया हो, या फिर कुछ हो सकते हैं जो इतने पॉपुलर नहीं है वो मैंने नहीं किए होंगे, लेकिन मॉक तो मैं डेली देता था। मैंने जितने भी मॉक्स दिए सबकी 2-2 आईडी से दोबारा परचेज़ करके दोबारा भी हुँ। दिए हैं। तो मॉक्स तो ये मान लो पार्ट था मेरा डेली रूटीन का। करना ही करना है। बिल्कुल मॉक की मैंने एनालिसिस कैसे आप करते थे? जैसे मॉक दिया, तो क्या होता है, मैं उसमें देख लेता हूँ कि ये क्वेश्चन कितने सेकंड में हुआ। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अनअटेम्प्टेड होते हैं, जिनको मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। एक तो वो हाइलाइट होते हैं, एक जो रॉन्ग होते हैं और एक जिनमें मैंने टाइम ज़्यादा लिया। मैं ये जो 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं मॉक में, इन पे फ़ोकस करता था। जो अनअटेम्प्टेड हैं, उनमें देखता था कि क्या मतलब कुछ क्या कांसेप्ट नया है, या फिर कुछ ऐसा जो मुझे टाइम पे याद नहीं आया, उस टाइम पे आना चाहिए था, या फिर या कई बार होता है वो इर्रेलेवेंट होता है। जैसे कई मॉक्स में बिल्कुल इर्रेलेवेंट होता है, तो जो इर्रेलेवेंट होता है उसके ऊपर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता था। मुझे पता था कि ये अगर आएगा तो भी फिर भी ये कई मिनट खाएगा, तो इसको करना इतना वर्थ नहीं है, तो मैं उसको छोड़ देता था। जो गलत होता था मैं उसमें, जैसे बच्चे बोलते हैं कि मेरी सिली मिस्टेक होती हैं, तो मेरी भी बहुत होती थी जब मैंने स्टार्टिंग के मॉक्स दिए। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करता रहा तो मुझे अपने आप याद आ जाता था कि इसमें तो मैं ये मिस्टेक करता हूँ। जैसे टाइम एंड वर्क वाले में क्या होता है, लास्ट में घुमा कर पूछ लेते हैं कि ए 50% वर्क कितने दिन में हुँ। करेगा। हम सिर्फ क्या देखते, ए देखा, ए के डेज़ पूछे और आंसर लगा दिया। राइट। या फिर जैसे रेशियो वगैरह में रेशियो उल्टी कर दी, या फिर कुछ इस टाइप के। तो मेरी जैसे सिली मिस्टेक पहले वो कई होती थी, लेकिन वो फिर ऐसा हो गया था कि 1 या 2 से ज़्यादा नहीं होती थी। लेकिन वो मेरी तब हुई जब मैंने 60, 70, 80 मॉक्स कर चुका था। और जैसे-जैसे होता गया वो और अच्छी होती रही। तो सिली मिस्टेक तो सिर्फ़ इसी से ठीक हो सकती हैं। जैसे आप मॉक्स की प्रैक्टिस करोगे ना, और उसके बाद आप देखो कि जो सिली मिस्टेक्स हुई हैं वो क्या हुई हैं। क्योंकि ज़्यादातर केसेज़ में वो रिपीटेड होती हैं। आपकी एक टेंडेंसी होती है, या तो आप जो लास्ट वाली लाइन है जिसमें ये बता रखा है कि ये पूछा उसने, क्या हम निकालना है? क्या निकालना है, हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ते। हम सिर्फ़ ए देख लिया, या फिर हम अज़्यूम कर लेते हैं कि ये पूछा है। तो वो मतलब कॉमन मिस्टेक्स होती है जो बार-बार होती हैं। अगर आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको बिल्कुल पता चल जाएँगी कि मेरी ये मिस्टेक बार-बार हो रही है। तो मेरे को भी ऐसा पता चल गया था। पहले तो जैसे मैं नोट कर लेता था कि कोई मिस्टेक अगर बार-बार हो रही है, तो कोई चैप्टर है तो मैं लिख लेता था। फिर जैसे कुछ चैप्टर्स थे जिसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लगता था, जैसे शुरू में टाइम एंड डिस्टेंस था, उसमें मेरे को थोड़ी-सी मतलब वो पिक्चर थोड़ी-सी कम क्लियर थी, उसमें थोड़ा घुमा-फिरा के क्वेश्चन कर देते हुँ। थे। तो कर तो मैं देता था, लेकिन माइंड में पिक्चर क्लियर नहीं थी, तो मैंने उसको छोटा जोकर 2 बार, तिबारा 3 बार किया। उसके बाद मुझे उसके स्पेशली उसके भी प्रीवियस ईयर्स लगाए मैंने स्पेशली चैप्टर वाइज़, तो उसके बाद मुझे वो चैप्टर भी क्लियर हो गया। अच्छा, मॉक देने के बाद कोई नोट्स वगैरह बनाते थे आपकी? क्या लर्निंग रही उस मॉक की? कोई हाँ, सवाल अगर नहीं जैसे आता है? कोई क्वेश्चन्स आ गया नया, और वो क्वेश्चन मतलब इर्रेलेवेंट नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आपको पता चल जाता है कि इर्रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ़ हुँ। अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं उसको नोट करता था। अपने नोट्स में जो उस चैप्टर का होता है, जैसे मैं नोट्स बनाता था, तो जो चैप्टर खत्म हो गया उसके बाद मैं 10-12 पेज छोड़ देता था ऐसे ही, तो उसमें उसको नोट कर लेता। या फिर जैसे मॉक में मेरे को कोई अच्छा सॉल्यूशन मिला जो मेरे मेथड से अलग है, तो मैं उसको भी नोट कर लेता था, उसको सीखता था और फिर उसकी बजाय उससे करता था। तो मैं जो भी होता था, जो सिली मिस्टेक मेरी बार-बार होती थी, उसको 1 पेज पे लिख लिया मैंने। लेकिन वो स्टार्टिंग में थी, बाद में तो इतना मतलब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लेकिन मैं लिखता था, कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया, अच्छा मेथड आ गया, उसको लिखता था, क्योंकि थोड़े दिन में भूल जाओगे आप।
बिल्कुल। और अगर कोई प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको ऐसे छोड़ता नहीं था कि ये तो आएगा ही नहीं, मैं उसको प्रिपेयर करता था कि कभी भी आ सकता है और मुझे एग्ज़ाम में करना है, ये छोड़ना नहीं है। हुँ, क्योंकि मेरा ये नहीं था कि 190 आ जाएँगे, मेरा ये था कि मैंने करने हैं क्वेश्चंस। मैं मॉक एनालिसिस भी ऐसे ही करता था कि मैं ये देखता था कि जो मुझे आता था, वो मेरा हुआ कि नहीं हुआ। अगर मान लो मेरा मॉक में स्कोर कम है, लेकिन जो मुझे आता था, वो मैंने सारा अटेम्प्ट कर दिया। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका मुझे बाद में रिग्रेट हुआ कि ये मैं कर हुँ, सकता था, तो मेरा मॉक मैं मानता था कि मेरा अच्छा गया है। हुँ। क्योंकि और ये जो प्री और मेंस के बीच का गैप होता है, हाँ, इसके बीच में कितने मार्क्स देने चाहिए लोगों को मेंस के पहले लगभग? मेरा संख्या? मानना है कि मॉक्स को ऐसे गिनने की क्या ज़रूरत है, आप इसको एक हैबिट बनाओ। डेली 2 घंटे तो निकाल सकते हो और ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबसे ज़्यादा वर्थ इसी की है। हुँ, अगर आप मैथ्स हैं, मैथ्स में आप पढ़ते हो, तो पहले तो सबसे पहले तो बेसिक अपना क्लियर करो, लेकिन जब आपका बेसिक क्लियर हो गया, आपने सारे चैप्टर 2-2 बार कर लिए, उसके बाद तो आप इसको हैबिट बना लो, एक मॉक दे लो डेली, उसमें मतलब आपका रिवाइज़ होगा, सारा सिलेबस रिवाइज़ हो जाता है। जैसे आप अगर हफ्ते में आपने 6-7 मॉक दिए, तो उसमें लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। फिर माइंड में ऐसा कुछ नहीं होता कि स्लिप हो गए, मैंने बहुत दिन हुँ, पहले पढ़ा था। वो मतलब रिवाइज़ ऑटोमैटिकली होता रहता है, तो मुझे ऐसे नहीं लगता कि गिनने की ज़रूरत है। जितने आप दे सकते हो दो, लेकिन फिर भी अगर आप कोई एक नंबर चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि 60-70 मार्क्स तो एटलीस्ट ट्राई करने ही चाहिए। अगर आपका एम है कि आपको अपनी ड्रीम जॉब चाहिए या फिर अच्छी रैंक चाहिए, तो 60-70 60 मार्क्स से 70 मार्क होने इतने चाहिए। तो बिल्कुल देने चाहिए, क्योंकि उसी के बाद आप मतलब टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। हुँ, और उसके बाद आपको जैसे जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि आपको किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, कि मान लो ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपने 3-4 मिनट लगा दिए और उसकी वजह से आसान नहीं रहना चाहिए। मैं क्या करता था, मैं जैसे पहले 90 मिनट्स मान लो या 100 मिनट्स, उसमें मैं एक बार पूरे पेपर से निकलता था। मैं 10-12 सवाल ऐसे छोड़ता था जो मुझे आते हैं, लेकिन मुझे पता था लेंथी हैं। मैं उनको हुँ, करता ही नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट में, मैं पहले वो करता था जो बिल्कुल होने चाहिए। पहले मैं उनको करता था और जो बिल्कुल ऐसे होते हैं ना कि ये तो टाइम लेगा, उसको मैं बाद में ट्राई करता था और जो रह गए। और कई बार क्या होता है, जैसे कोई क्वेश्चन है मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप उसको जब सेकंड टाइम अटेम्प्ट करते हो ना बाकी के करने के बाद, तो आपको 2 सेकंड नहीं लगती है, एकदम स्ट्राइक से करेगा, ध्यान आ जाता है, बिल्कुल। स्ट्राइक कर जाता है। तो मैंने वो चीज़ नोट की, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि स्टक नहीं होना है और मेरे इससे फ़ायदा भी हुआ। किसी क्वेश्चन को मैं अगर सेकंड टाइम अटेम्प्ट करता तो एकदम से बिल्कुल इमीडिएटली कोई बिल्कुल 2 सेकंड में मुझे पता चल गया कि ये तो ऐसे ये ऐसा होगा। होना है। तो क्या होता है कि फ्रेश माइंड से, जैसे पहले आपके मन में कोई बात घूम रही है तो आप उससे अलग नहीं सोच पाते। लेकिन आप जब दोबारा से उस पे जाते हो तो एकदम से स्ट्राइक कर जाता है। तो एक तो कभी स्टक नहीं होना किसी भी क्वेश्चन में, और पहले मतलब आसान क्वेश्चन और जो आपको आता है वो नहीं रहना चाहिए। और जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं या फिर जो मतलब आपने कभी ट्राई नहीं किए या आपको पता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, उनको बाद में ट्राई करो। ये बहुत बहुत सही चीज़ इन्होंने बताई है कि जो स्किपिंग का आर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके अंदर नहीं होगा तो आप पूरा पेपर अटेंड कर ही नहीं सकते हो। लोमित, अब मैं मूव करता हूँ अगले राउंड पर, जिसको बोलते हैं टियर 3। टियर 3 में आपके 66 मार्क्स हैं, जिनको मैं ठीक मानता हूँ, अच्छे मानता हूँ एसएससी के हिसाब से। कैसे तैयारी करी आपने इसकी? सर मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते थे वो प्रिपेयर किए थे, लेकिन पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक था जो हमारा आया था वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। क्या था टॉपिक, एक बार बताएँगे अभी श्रोताओं को? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पूछा हाँ। था। ये एक टेक्निकल टॉपिक है, ये मतलब बीटेक के किसी सेमेस्टर में बताते हैं। तो हालाँकि ये करंट से रिलेटेड था, उस टाइम पे कोई पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था, लेकिन जो एसएससी का ट्रेंड होता है, हम तो वही प्रिपेयर करते हैं ना जो पहले से पूछ रहे हुँ, हैं। हुँ, तो मैं तो यही मैंने उसका इतना अच्छे से नहीं पता था। मैं हुँ, सिर्फ़ जो थोड़ा बहुत पता था वो था, लेकिन जो मैंने प्रिपेयर किया था वो मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने जैसे कुछ पहले तो कुछ कोट्स याद की थी, फिर हुँ, जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं, जैसे कोई भी मतलब कोई भी जैसे सोशल एविल हो गया, डॉवरी होगी या फिर कुछ भी हो गया, उनसे रिलेटेड मैंने जैसे कुछ लाइन्स होती हैं जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन होते हैं। शुरुआत करने के लिए ना? शुरुआत हुँ, करने के लिए जैसे कुछ भी हो सकता है, वो आप शुरुआत कई ऐसे में कर सकते हो उसी से। हुँ, तो मैंने ऐसे-ऐसे पैराग्राफ प्रिपेयर कर रखे थे जिसको मतलब हम अपने तरीके से डाल सकते थे। किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी टॉपिक आ गया उसमें, जैसे हर चीज़ में हम सॉल्यूशन डाल सकते हैं कि टू कर्व दिस प्रॉब्लम वी कैन डू दिस। तो मतलब ऐसे करके मैंने अच्छी लाइन्स जो क्वालिटी वाली होती है ना, ऐसे हुँ, बॉम्बार्डमेंट नहीं की कि हैवी वर्ड्स की। मैंने अच्छे वर्ड्स यूज़ किए, ईज़ी वर्ड्स यूज़ किए और मैंने वो प्रिपेयर कर रखे थे। उससे क्या होता है कि वो लाइन्स तो आपको बिल्कुल याद हैं, उनको आप लिख लो तो आपका टाइम बचता है। तो
तो आप और सोच आपके सकते वर्ड्स हो, भी थोड़े बहुत निकल गए उसमें ना? वर्ड्स भी निकल गए और आपको टाइम मिल गया कि आप सोच सकते हो कि क्या लिखना है अभी। हुँ। तो जैसे अगर आप ऐसे थोड़ा-थोड़ा कुछ आपका पहले प्रिपेयर कर रखा होगा कुछ ऐसे का, तो आप एक-दूसरे का यूज़ कर सकते हो और कुछ नहीं तो आप जो लाइन्स की स्ट्रक्चर है, जो ऐसे का स्ट्रक्चर है उसको मतलब यूज़ कर सकते हो। उससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके वर्ड्स भी निकल जाएँगे और ऐसा कुछ नहीं होगा कि बस आपने वर्ड्स को कोई पास कोई बुक किया है। आपने यूज़ करी टियर 3 की तैयारी के लिए? टियर 3 की तैयारी के लिए मैंने तो कोई बुक परचेज़ नहीं की, लेकिन मेरे एक फ्रेंड के पास थी, मैंने उसमें से सिर्फ़ कोट्स पढ़ी थी। उसके बाद मैंने अपने आप कौन-सी बुक थी वो? वो अरिहंत की कोई अरे ओके, बुक थी 150 ऐसे करके, गुप्ता जी की? नहीं मेरे को किसकी ऐसे गुप्ता? राइटर याद नहीं है। ओके। तो वो उसमें से मैंने कोट्स याद की थी और फिर मैंने ऐसा खुद से प्रिपेयर किए थे। जैसे क्या न्यूज़पेपर पढ़ के भी कुछ करंट के डेटा निकाला था आपने या नहीं? नहीं सर, मैंने नहीं निकाला क्योंकि उस टाइम तक करंट से रिलेटेड इतना कुछ नहीं था, क्योंकि नहीं उससे था। पहले सीएचएसएल का भी डिस्क्रिप्टिव हुआ था, वहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन का क्वेश्चन पूछा था। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस लेवल का पूछ सकते हैं। तो फिर मैंने एग्ज़ाम में जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तो जैसे वर्ड से जो इसका मतलब समझ में आता है, उसके हिसाब से आपने उसके ऐसे हिसाब किया से था। मैंने कर दिया। जैसे एग्ज़ैक्ट टॉपिक था इम्पोर्टेंस ऑफ ये एनवायरमेंटल असेसमेंट। असेसमेंट, तो जो असेसमेंट करते हैं उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने अपने वर्ड्स में बता दी कि इससे हम मॉनिटर कर सकते हैं, जो बाद में कई सालों बाद होगा उसको हम पहले विजुअलाइज़ कर सकते हैं, स्टेप्स ले सकते हैं। हालाँकि मैंने लिखा था बिल्कुल टॉपिक के जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग, ऐसे भटका नहीं कि कुछ भी स्वच्छ भारत वगैरह लिख दिया। लिखा मैंने सिर्फ़ इसी की इम्पोर्टेंस पे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो थोड़ा-सा टू द पॉइंट इतना हाँ, नहीं मतलब था, उस सब्जेक्ट के बारे में आप क्योंकि पहले वो से एक प्रिपेयर्ड हैं। टर्म है, टेक्निकल टर्म है जो कि एक, लेकिन मैंने उससे रिलेटेड लिखा था, बिल्कुल ओके, एग्ज़ैक्ट नहीं था तभी लेकिन आपको मार्क्स भी रिलेटेड अच्छे था। मिले। जो इसका चौथा स्टेज होता है कॉमिक, जिसको आपके एमईए के लिए एक चौथा स्टेज भी है, उसके बारे में थोड़ा बताएँगे क्या होता है उसमें और कैसे उसकी तैयारी की आपने? वो जो 4th स्टेज होता है वो एक तो उसमें अच्छा, वो टाइपिंग, पास नहीं होगे तो एमईए नहीं मिलेगा ना आपको? नहीं ज़रूरी वो है पास एमईए नहीं करना? लिखा उसमें। जैसे कुछ वैकेंसीज़, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उसके लिए वो कंपल्सरी नहीं है, लेकिन एमईए के लिए है। एमईए हो गया या सीएसएस हो गया या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह में, उसके लिए वो कंपल्सरी है, लेकिन वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता। मेरी जैसे टाइपिंग तो मुझे आती थी क्योंकि मैंने सीएचएसएल का एग्ज़ाम दिया था जिससे मैं अभी पोस्टेड भी हूँ चंडीगढ़ में। तो मेरी 35 की उसमें स्पीड माँगी थी, मैंने तो 50-60 तक की प्रैक्टिस की थी। तो मेरे को टाइपिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी थी और जो एक्सेल और पावर पॉइंट होता है वो वही हर साल रिपीटेड आता है बिल्कुल सेम। बिल्कुल डाटा चेंज करते हैं, तो आप वो कर लो, थोड़ा-सा प्रैक्टिस कर लो, बाकी उसमें कुछ ऐसा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेन फ़ोकस है पहले इस पे करो, उसके लिए अगर आपके पास, अगर टाइपिंग को छोड़ के अगर एक्सेल और पावर पॉइंट के लिए तो 10 दिन मोर देन इनफ है। टाइपिंग आप जैसे 2 ढाई महीने कर लोगे तो बहुत, उसके लिए मतलब ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब एग्ज़ाम हो उससे 3-4 महीने पहले अपना थोड़ा-सा डेली की 15-20 मिनट निकाल लोगे तो मोर देन इनफ है। हुँ, हुँ। तो अभी तो मैं आता हूँ तैयारी के बाकी एस्पेक्ट में, जैसे हमने भी बात करी पढ़ाई की कि कैसे आपने पढ़ाई करी, क्या कंटेंट यूज़ किया, क्या बुक्स यूज़ करी, ठीक है? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो तैयारी के दौरान एक समय सारणी होती है कि भाई टाइम टेबल है क्या कुछ पढ़ने का, आपके पढ़ने का तरीका क्या था? कोई टाइम टेबल था? कितने घंटे आप पर डे पढ़ते थे? क्योंकि तैयारी बहुत लंबी रही है आपकी, 2 साल के करीब अगर पीरियड को हम देखें, तो बहुत सारे उठा-पटक भी होते हैं, बीच में पढ़ने का मन नहीं करता है वगैरह-वगैरह। तो कैसे, क्या कोई समय सारणी के हिसाब से आप चलते थे? क्या कोई ऐसे तरीके थे जिससे आप मेज़र करते थे कि हमने अपना गोल अचीव किया, नहीं किया? ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं जैसे एक तो मैं रूम पे नहीं पढ़ता था, वहाँ पे रहता था। जैसे मेरा खुद का, हम फ्लैट पे थे, हम कुछ दोस्त थे और कज़न्स थे, तो मैंने लाइब्रेरी जॉइन कर रखी थी, तो मैं वहीं पे पढ़ता था। हुँ। और मेरा जैसे ऐसे कुछ फिक्स नहीं था कि इतना ही पढ़ना है। एक तो मॉक देना फिक्स था, मॉक्स देता था, फिर उसकी जो मिस्टेक होती थी वो देखता था और फिर भी कोई एक टॉपिक ले लेता था, जैसे आज परसेंटेज कर लिया, उसको थोड़ा बहुत कर लिया जितना हुआ, जितना टाइम मिला। उसके बाद जब मन नहीं किया तो नहीं किया, क्योंकि कोई ऐसा प्रेशर तो था नहीं कि इमीडिएटली कोई एग्ज़ाम है। हुँ। एग्ज़ाम तो काफ़ी बाद में था, तो इतना कोई था नहीं। मैं बस धीरे-धीरे करता रहा, तो जो मैंने अर्ली शुरुआत की उसका फ़ायदा है ये। अगर मेरा एग्ज़ाम होता 3 या 4 महीने बाद तो पर माइंड फिर में भी कुछ प्रेशर एवरेज रहता। नंबर ऑफ आवर्स जो आपके दिमाग में भी आ रहा हो, हाँ, पर डे जैसे जब का? मैं कॉलेज में था तो ये मान लो कि मैं 2 से 3 आवर्स ही पढ़ता हूँगा। ठीक है। लेकिन जैसे जब मेरी कॉलेज ख़त्म हो गया उसके बाद तो ये मान लो 4, 5, 6 आवर्स तक पढ़ लेता था। ओके, 6 घंटे के आसपास। नहीं, 6 घंटे तो मतलब डेली 6 घंटे ही नहीं, डेली तो आप एवरेज मानोगे तो 4 या 5 मान लो। 2 घंटे का एक मॉक दिया, आधा घंटा उसका एनालिसिस कर लिया और फिर तो बाकी टाइम फिर आप क्या करते थे? इतना समय आपके जीवन में था उस समय तो? कि कॉलेज चल रहे थे? कॉलेज तो नहीं, बंद हो गए कॉलेज होंगे? नहीं चल रहा था, लेकिन मेरा जैसे
उस टाइम पे तैयारी अच्छी थी, तो कुछ मार्क्स भी कम नहीं थे, तो मुझे इतनी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं थी। मार्क्स मतलब कुछ एक टॉपिक कमज़ोर थे, जो मैं उनको पढ़ लेता था। तो मतलब ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था कि ये कमी रह रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने मतलब वो कोई प्रेशर नहीं था, तो इसलिए मैं ज़्यादा तो तैयारी अच्छी, तो आप बिल्कुल तैयारी कूल अच्छी तरीके थी, वो से। बस चल रहा था, डेली रूटीन था। तो उस टाइम पे मतलब बिल्कुल हो गया था, लेकिन मैंने उससे पहले जो प्रिपेयर किया था, उस टाइम पे मन लगाकर प्रिपेयर किया था, ये उसी का फ़ायदा है। तो लमित, आप आजकल सारी तैयारियां लगभग ऑनलाइन हो रही हैं और ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी काफ़ी इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे टेलीग्राम ग्रुप्स यूज़ करते हैं, जैसे पीडीएफ जो बहुत सारी शेयर होती हैं। हर क्लास में कभी पढ़ाने जाओ तो बच्चे कहते हैं पीडीएफ कब मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा पीडीएफ से भी पढ़ते हैं। यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट है और अच्छा कंटेंट है। आपकी तैयारी में ऑनलाइन रिसोर्सेज का कितना इस्तेमाल आपने किया है, और आपके हिसाब से कि जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कैसे ऑनलाइन कंटेंट को यूज़ करना चाहिए? क्या पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव्स आपके हिसाब से? जैसे मेरी कोचिंग तो लगभग ऑफ़लाइन पहले ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ये जब कोरोना आया उसके बाद ये ऑनलाइन वाला ट्रेंड थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। मेरे टाइम पे ऑफ़लाइन थी, तो मैंने ज़्यादातर ऑफ़लाइन ही ली है। उसके बाद ऑनलाइन वगैरह जैसे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में, वैसे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह का भी बहुत फ़ायदा है। जैसे हम फ्रेंड्स थे, जैसे ये रैंक 5 सागर पायला हैं, ये हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिले थे हम, जैसे उसी पे फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन वहीं पे हुआ था। तो ऐसे अपने जैसों से मिल भी लेते हैं, फिर वहाँ से ग्रुप से सब ग्रुप भी बन सकते हैं। जैसे जिससे आपकी अच्छी बनती है, उनसे डिस्कस कर सकते हो आप। तो वैसे काम की चीज़ है, और यूट्यूब पर कंटेंट है, जैसे मैं खुद जो मेरे कज़न्स हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि ऑफ़लाइन कोचिंग से अच्छा ऑनलाइन कोचिंग ले लो, क्योंकि नियत होनी चाहिए पढ़ने की। आपको कितना फ़ायदा उसमें, आप एक क्लास को कितनी बार भी देख सकते हो, बार-बार देख सकते हो। सुबह देखना, अगर सुबह किसी दिन नहीं देख सकते तो शाम को देख सकते हो। तो मैं तो जो भी मेरे से पर्सनली पूछता है, मैं उसको यही कहता हूँ कि ऑनलाइन का काफ़ी फ़ायदा है। लेकिन जो वो इसके अगेंस्ट में पॉइंट बताते हैं, वो कहते हैं कि मन नहीं करता पढ़ने का ऑनलाइन में, वो बनता नहीं उनका, एनवायरनमेंट नहीं बनता। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, क्योंकि अगर ऑनलाइन में बात तो वही है, बिल्कुल उसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। ना आपको कहीं घर से बाहर जाने की ज़रूरत, ना आपको कहीं गंदा खाना खाने की ज़रूरत, ना पैसे फूकने की ज़रूरत। वही कंटेंट आपको घर बैठे मिल रहा है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, लेकिन अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी जो सजेस्ट करे, पहले आप डेमो लो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले लो। बाकी मुझे लगता है ये बहुत मतलब अच्छी चीज़ है ऑनलाइन आपने कंटेंट। यूट्यूब वीडियोस का इस्तेमाल किया अपनी तैयारी में या कम किया? नहीं, मैंने बहुत कम किया, जैसे कुछ अपडेट लेने के लिए, या फिर स्ट्रैटेजी के लिए, या फिर थोड़ा कुछ अलग कुछ कोई, या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो, कोई भी मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक कोई भी एक हो, तो उसके लिए किया। वैसे अच्छा, हम लोग मैंने बाहर डिस्कस कर रहे थे तो आपने कुछ बताया था कि आपका जो टेलीग्राम यूज़र नेम था वो कुछ क्या था, ज़रा बताएँ? काफ़ी वो इंटरेस्टिंग है वो। हुँ। वो मैं पहले टेलीग्राम पे था, नीचे से टॉपर करके। तो इनका नाम टेलीग्राम में था नीचे से टॉपर और आ गए ये ऊपर से टॉपर। देख फिर लिए कैसे मैंने छुपे रुस्तम लोग फिर होते हैं। मैंने उसके बाद मैंने जैसे जैसे टायर 3 तक मैंने किसी को अपना स्कोर नहीं बताया था। उसके बाद ही बताया था, तो फिर मुझे लगा, क्योंकि कई बच्चों ने मुझे टोक भी दिया, जैसे जिनको पता चल गया वो ग्रुप में ही ऐसे ही थोड़ी-सी लिंचिंग टाइप, मतलब लिंचिंग टाइप तो तो नहीं, क्या ये लेकिन ऐसे स्ट्रैटेजी बस। थी आपकी कि अपने आप को बिल्कुल नीचे दिखा के चलेंगे और बाद में फिर बताएँगे सबको? नहीं, स्ट्रैटेजी तो नहीं, पर मुझे ऐसे ही अच्छा लगता था, जैसे नीचे हुँ। से टॉपर ऐसे ही थोड़ा, एक तो यूनिक सा नेम है, अटेंशन। अभी अभी नाम क्या है फिर आपका उस ग्रुप? अभी तो मेरा वैसे लवमीत मैंने ओरिजिनली अपना ओरिजिनल रख नाम डाल दिया। दिया कि लड़कियां अब आपको फिर डायरेक्टली अप्रोच कर पाए। मैं सब समझ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक सवाल सारे बच्चों का है, उन्होंने कमेंट में लिखा जब मैंने यूट्यूब पे लाइव किया आपके साथ, कि उनका ये कहना है कि तैयारी के दौरान उनकी गर्लफ्रेंड थी क्या, पूछना। मुझे पता है कैमरे पे आप नहीं बताओगे, लेकिन मैं पूछूंगा ज़रूर, हाँ या ना में कुछ भी जवाब दें। हाँ। और आप लोगों को थोड़ा रिलेशनशिप एडवाइस भी दो, बिकॉज ये एज ऐसी होती है जिसमें पढ़ाई भी करनी है और उनको लगता है उनके रिलेशनशिप भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और कुछ ऐसे आईएएस टॉपर्स निकले भी हैं जिनकी गर्लफ्रेंड्स थी, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। बट उसके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स आपको लगते हैं, ज़रूर बताइए? मेरी जैसे जब मैं कोचिंग करता था, पढ़ता था, उस टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड थी। अरे! ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भाई। शो पे हालाँकि आके कोई बताता ये नहीं है। घरवालों को भी नहीं पता, लेकिन उस टाइम पर थी। लेकिन हाँ। वो डिपेंड करता है कि आपके जो पार्टनर है वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। एक तो अगर वो आपकी सेम फ़ील्ड में हो, तो आप दोनों तैयारी करते हो, तो वो मतलब अच्छा भी साबित हो सकता है। एक-दूसरे को मोटिवेट भी कर सकते हो, या फिर कुछ अलग टाइप का रिलेशनशिप है, वो कहती है मेरे को टाइम नहीं मिलता है, ऐसा-वैसा कुछ करके है, तो फिर वो आपकी स्टडी के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप देख लो, आपने मतलब पढ़ाई में कोई वो नहीं होना चाहिए। अगर आप जो डेली का जो आपका टारगेट है वो अचीव करो, उसके बाद खूब मौज मस्ती करो।
वो भी ज़रूरी है। मतलब आपका कहना है कि अगर आपको बैलेंस करना आता है तो ठीक है, नहीं है तो दूर रहो। नहीं है तो फिर आपकी पर्सनल वो है, डिसीज़न है, जो आपको ज़्यादा प्रेफ़रेंस हो वो करो। मैं किसी को कुछ कह तो हुँ। सकता नहीं कि ये घर करो। वाले ये कटवाना है, पूछ रखना है क्योंकि घर वाले अगर कोई जान नहीं, रख जाएँगे, लेना घर वालों चलेगा ना, का, कुछ नहीं चलेगा बोलेंगे, फिर कोई ठीक है, फिर दिक्कत काटना नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये बताना लोमित कि तैयारी के दौरान बहुत सारे ऐसे फ़ेजेज़ आते हैं जहाँ पर आप थोड़ा-सा लो महसूस करते हो ना, पढ़ने का मन नहीं करता है कि अब क्यों पढ़ें? इतना सारा पढ़ाई है, मोटिवेशन नहीं है और आप लगातार मॉक्स देते जा रहे हो, ये कहाँ से इतना जोश आपके अंदर आया? ये इतना जोश, जैसे एक तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल था, उसकी वज़ह से आया। दूसरा जैसे पेरेंट्स भी सपोर्टिव थे, तो उस वज़ह से भी था। और दूसरा जैसे जो मेरे मॉक्स वग़ैरह में मार्क्स थे, तो वो अच्छे थे। तो मुझे ये पता था कि डिले हो सकता है, लेकिन ये मतलब ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छी आदतें पकड़ी आपने कि आदतें नहीं छोड़नी है, करते रहेंगे, हाँ, जो होगा मतलब देखिए। डिले हो सकता है, जितना मतलब डिले हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, लेकिन ये नहीं था कि मेरा होगा नहीं। ये मुझे हुँ। इतना कभी इतने लो पे नहीं गया मैं कभी। अच्छा, एक चीज़ सिर्फ़ लोमित और, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, बट वो इम्पोर्टेंट सवाल है। एग्ज़ाम के दौरान जो प्रेशर होता है ना, बहुत-बहुत खतरनाक होता है और चूँकि आपका पहला अटेम्प्ट है, खैर आप सीएचएसएल दे चुके हो, बट सीएचएसएल मुझे नहीं लगता है कि आप उतना ज़्यादा उसको लेके परेशान होगे जितना सीजीएल में होगे। क्या प्रेशर होता है एग्ज़ाम के अंदर? देखो, एग्ज़ाम का प्रेशर तो बिल्कुल अलग होता है, ये बात तो बिल्कुल सच है। आप मार्क्स चाहे मैंने 150 दिए हों, 160 दिए हों, तो उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा मार्क्स दिए हैं, तो वो फ़र्क थोड़ा कम दिखेगा। जैसे मैंने अपना एग्ज़ाम स्टार्ट किया, तो जैसे पहले 5-7 मिनट में मैं थोड़ा नर्वस था, जैसे क्वेश्चन में थोड़ा-सा 1 में अटक गया। लेकिन जैसे-जैसे मतलब 5-7 मिनट हुई, मैं अपने नॉर्मल पे आया, फिर मैंने ऐसे ही उसी स्पीड से, जिस स्पीड से मैं मूव करता था, बीच में मेरे को कोई ऐसा प्रेशर महसूस नहीं हुआ। लेकिन वो सिर्फ़ उसकी वज़ह से था क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती, तो फिर मेरे को दिक्कत आती। और फिर दूसरी दिक्कत आती है जब टाइम कम रह जाता है। तो मेरा एग्ज़ाम वैसे तो पहले हो गया था, लेकिन जैसे मैं अगर प्री वग़ैरह में बताऊँ, तो उस टाइम पे उसकी वज़ह से रहते 1-2 क्वेश्चन। लेकिन मुझे वो पता था कि मतलब बिल्कुल एग्ज़ैक्टली तो होगा नहीं, कुछ 1-2 तो रह ही जाता, तो मुझे उसका कुछ ज़्यादा रिग्रेट नहीं है। तो मैंने जो तैयारी थी वो उससे ऊपर की थी, कि 1-2 क्वेश्चन अगर गलत हो भी जाए, तो भी मुझे मतलब मैं सेफ ज़ोन में रहूँ। हुँ। तो प्रैक्टिस की थी मैंने, और थोड़ा बहुत जैसे वो तो मतलब 1-2 आपको क्वेश्चन ज़्यादा का तो डर-वर नहीं रहा? हाँ, मतलब जैसे शुरू में 5-7 मिनट में नर्वस था, लेकिन उसके बाद जैसे अब कितनी लगातार के जब क्वेश्चन में ध्यान हो जाता है, तो फिर बाहर की चीज़ें भूल जाते हैं। क्योंकि जैसे या फिर जब एग्ज़ाम खत्म होने वाला होता है, लास्ट के कुछ मिनट में फिर दोबारा से नर्वस होते हैं, बीच में तो मुझे लगता है कि नॉर्मल हो ही जाते हैं। तो हुँ। जैसे मैंने अच्छे से कर लिया बीच वाला पोर्शन, तो मेरे पास लास्ट में खूब टाइम था, तो मैं नर्वस हुआ ही नहीं। नर्वस तब होते हैं जब टाइम कम रह जाता है, ज़्यादा कम। तो अमित, आपकी जो पढ़ाई थी मेनली रात में आप पढ़ते थे या दिन में पढ़ते थे, सुबह उठते थे, कैसा आपका रूटीन था? जब मैं कॉलेज में था, उस टाइम पे मैं पढ़ता था रात तक, जैसे रात के 10, 11, 12 बजे तक। लेकिन जब मेरी कोचिंग ख़त्म हो गई थी, मेरा कॉलेज नहीं था, उस टाइम पे मैं दिन में पढ़ता था। मेरे गाँव के वहीं पे एक लाइब्रेरी है खरखोदा में, तो उस लाइब्रेरी में मैं जाता था और वहाँ पे दिन में मतलब पढ़ लेता था 5-6 घंटे। मेरा डेली का जो मुझे जितना मन करता था, वो ख़त्म हो जाता था। तो फिर उसके बाद मतलब बस हो जाता था वहीं पे, कोई अ, रात की ज़रूरत ही नहीं थी। ओके, और जब आप नहीं पढ़ते थे तो क्या करते थे फिर? हॉबीज़ वगैरह-वगैरह कुछ परस्यू करते हॉबीज़ थे आप? वगैरह जैसे अगर किसी दिन मेरा मन नहीं किया, तो मैं मूवी देख ली, वेब सीरीज़ देख ली, फ्रेंड से बात कर ली, या फिर कुछ क्रिकेट वगैरह खेल लिया। कुछ मुझे मेन बात तो ये है कि कुछ इतना ज़्यादा प्रेशर आया नहीं कि मैं कुछ ज़्यादा लो पे जाऊँ, तो इतना कुछ था नहीं। मैं अगर डे किसी दिन ना भी पढ़ता, तो मेरे ऊपर कोई लोड नहीं था कि आज ये मिस हो गया, अब कैसे होगा, आने वाला है। मेरा सिलेबस जैसे टाइम से पहले ही कवर हो गया था, तो मैं बिल्कुल फ्री था। कभी भी मतलब कोई ऐसा नहीं था, आज मन नहीं किया तो नहीं पढ़ते, कल नहीं हुँ। किया तो नहीं करते। लेकिन वो ऐसा ही था, फिर मैं कम पढ़ता था, तो ये जो अर्ली स्टार्ट किया, या फिर जो पहले से स्टार्ट किया, या फिर जो कंटिन्यूटी होती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी पढ़ाई शुरू कर दी, उसके बाद वो कंटिन्यूटी नहीं बना पाते। 1-2 महीना पढ़ा, फिर जैसे थोड़े बहुत दाएँ-बाएँ हो गए, फिर एग्ज़ाम आने वाला है, फिर पढ़ाई शुरू कर दी, तो उनको दिक्कत होती है। जो बिल्कुल कंटिन्यूटी में पढ़ते रहते हैं, उनको मुझे नहीं प्रॉब्लम नहीं लगता होती। प्रॉब्लम नहीं होती। फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद आपकी लाइफ़ में क्या चेंज आया है? मतलब किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं? कैसे घर पे क्या माहौल है? रिश्तेदार कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? थोड़ा बताएँ इसके बारे में? जैसे मेरी अभी जॉब है चंडीगढ़ में, तो मैं इतना सेलिब्रेट नहीं कर पाया, क्योंकि जो अभी ये 2 दिन की हॉलीडेज़ हुई हैं, अभी मैं घर आ पाया हूँ। हुँ। हालाँकि घर वाले बहुत खुश थे, मैं भी खुश था, उनकी डेली कॉल्स आती थी, व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, हर जगह बहुत सारे मैसेज अभी भी पेंडिंग हैं, जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। लेकिन वो ऑफ़िस में एक तो वर्कलोड ज़्यादा, जब मैं अभी ऑफ़िस में हूँ, एक वहाँ पे जैसे छुट्टी की थोड़ी दिक्कत है, लीव नहीं मिल रही।
तो इस वजह से मैं इतना सेलिब्रेट नहीं कर पाया, लेकिन अंदर से तो खुश हूँ। जैसे मैंने ऑफ़िस वालों को बताया, उन्होंने भी सबने कांग्रेचुलेट किया और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स स्टोरी वगैरह डाल रहे हैं, घरवाले भी बहुत खुश हैं। तो बस ये है कि वैसे कोई सेलिब्रेशन नहीं कर पाया बाहर से, अंदर से तो फुल सेलिब्रेशन है। तो 2021 के अभी जो बच्चे हैं, जो अभी अगला सीजीएल होगा आपका इंटरव्यू, सबसे ज़्यादा वही बच्चे देखने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपके लिए? और एसएससी सीजीएल का जो कंपटीशन है वो डेफिनेटली अब वन ऑफ द टफेस्ट कंपटीशन है। इसमें किस प्रकार से एटीट्यूड रख के इस कंपटीशन को अभी भी निकाला जा सकता है? कि कई बार ऐसा होता है टॉपर इंटरव्यू देखने के बाद बच्चे ये बोलते हैं कि शायद ये बहुत टैलेंटेड हैं, हम उतना टैलेंटेड नहीं, हमारा सिलेक्शन शायद नहीं हो सकता, हमारी अच्छी रैंक नहीं आएगी। तो हौसले कई लोगों के टूटते भी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये कंपटीशन एक एवरेज स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है क्रैक कर पाना, वो भी अच्छी रैंक के साथ? और अगर है तो उसको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? देखो, जैसे अभी 2021 का मेंस आने वाला है, तो जिनका प्री अच्छा गया, मैं तो उनको यही बोलूँगा कि आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें और मतलब कंटिन्यूटी रखें। ये नहीं कि 10 दिन पढ़ लिए फिर 5 दिन नहीं पढ़े, डेली अपना मॉक दो और डेली पढ़ो। और जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे स्कोर आपका बढ़ नहीं रहा है, तो आप ये मत सोचो कि वो बढ़ नहीं रहा, वो जैसे ही एकदम जब भी कभी बढ़ेगा तो छलांग लगाएगा, जंप लगाएगा, एक अच्छी जंप। तो मतलब ये नहीं है कि जो आपने एफ़र्ट किया है वो वेस्ट गया। जैसे हमारे जो टीचर थे इंग्लिश के, वो एक एग्ज़ाम्पल देते थे, जैसे हम पत्थर को तोड़ते हैं तो उसके ऊपर 100 हथौड़े मारते हैं लेकिन वो टूटता नहीं। लेकिन जैसे हम 101 बार मारते हैं वो टूट जाता है। तो वो उस जो 101 मारा उसका वो नहीं है, वो कंबाइंड एफ़र्ट है। जो पहले 100 थे उनका दिखा नहीं असर, लेकिन उनका असर था। तो ऐसे ही अगर आप पढ़ रहे हो, स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो उसका असर हो रहा है, लेकिन वो जैसे ही एकदम से जंप होगा तो फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, इसलिए कंटिन्यूटी रखो। बस अपना रूटीन बना लो कि ये पढ़ना तो उसको पढ़ो, एनालिसिस करो, जो स्मार्ट वर्क करो, जो जैसे आपकी जो चैप्टर वीक है उसको करो, जो सिली मिस्टेक होती है उनको देखो। ऐसे नहीं कि बस मॉक दे दिया, जो अपनी ये देखो ना, आपका आपके क्या है, हर एक का अलग होता है, किसी की ये वीकनेस होती है, किसी को वो, अपनी वीकनेस को पहचानो और उसको ठीक करो। अब ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, किसी का मान लो कोई चैप्टर वीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो होगा ही नहीं अच्छा। बस आपको उसे आइडेंटिफ़ाई करना और फिर उसे आपको इम्प्रूव करना है। तो एक तो कंटिन्यूटी रखो और फिर जैसे थोड़ा-सा ये ज़्यादा लोड मत लो, अपने दोस्तों के साथ बातें-वातें करो, शेयर करो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो अपने फ्रेंड से पूछो। और ये मतलब कि ज़्यादा वो मत लो, अगर कुछ टाइम के लिए अगर आप लो फ़ील कर रहे हो तो बात करो, थोड़ा-सा ब्रेक ले लो 1 या 2 दिन का, या फिर कहीं बाहर घूमने चले जाओ या फिर किसी फ्रेंड से बात कर लो, जो भी मतलब आपको थोड़ा ब्रेक ले लो, लेकिन ऐसे छोड़ो मत। 1-2 दिन का ब्रेक ले लिया, फिर से अपना दोबारा से शुरू करो। और जो प्रीलिम्स के लिए हैं, जो अगले साल देंगे, तो उनके लिए यही है, बिल्कुल अपना अभी तो आपके पास अच्छा टाइम है, तो डेली पढ़ो, चाहे थोड़ा पढ़ो पर डेली पढ़ो। ऐसे छोड़ो मत और बिल्कुल एक रूटीन बना लो। ऐसा नहीं कि आज जैसे किसी से स्ट्रैटेजी पूछ ली, उसने बता दी, कल किसी दूसरे से पूछ ली, फिर चेंज कर ली। अपना एक बार डिसाइड करो और फिर उसी को फ़ॉलो करते रहो। उसको ऐसे बीच में छोड़ के मत जाओ कि बस ये नहीं, इसने तो ये कह दिया, मैं ये बुक कर रहा था, उसने वो बुक बता दी। अपना पहले रिसर्च कर लो जो भी आपको करना, और उसके बाद उसे बीच में ना छोड़ो कि कोई दूसरे ने आके ये कह दिया कि ये मॉक तो बेकार हैं, ये अच्छे हैं, फिर ऐसे तो तीसरा आ जाएगा, तीसरा कुछ बोलेगा। तो आपने जो रिसर्च करनी है वो पहले कर लो, उसके बाद अपना कंटिन्यूटी रखो। जो भी आपको सूट करता है उसके हिसाब से आप बस उसे पढ़ते रहो, जब वो आपका जो आपने सोचा वो अचीव हो जाए, फिर उसके नेक्स्ट गोल करो कि अब क्या करना है। ऐसे एक मंथली टारगेट बना लो कि मुझे मंथ में ये अचीव करना है, एक वीकली देख लो कि मुझे वीक में इतने मॉक्स देने या ये चैप्टर कवर करना है, और थोड़ा डेली का कर लो। डेली में ऐसे आप थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल हो सकते हो कि आज मन नहीं है तो कल कर लेना। तो लेकिन करो उसको, जो अपने ये सोच लो कि मंथ में मुझे ये चैप्टर करने हैं तो उनको करो अच्छे से। और एक अगर आप मान लो जैसे शुरुआत कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि पहले दिन ही इतना डिसाइड कर लो कि मैं तो ये सब एक दिन में ख़त्म कर दूँगा। ऐसे जैसे थोड़ा-थोड़ा करो, इम्प्रूव करो। जैसे पहले दिन थोड़ा पढ़े, उससे अगले दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ो। बच्चे क्या करते हैं, पहले दिन तो पढ़ेंगे 6-7 घंटे, लेकिन वो चीज़ फिर कंटिन्यू नहीं कर सकते ना आप ज़्यादा लंबे टाइम तक। अगर आप धीरे स्लो करोगे, स्लो शुरुआत करोगे तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर पहले दिन अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं है ना ज़्यादा दिन कंटिन्यू रखना। तो ऐसे शुरुआत करो, ऐसी करो कि जो आप परमानेंट कर सकते हो, और फिर उस पे अपने पे कंटिन्यूटी रखो। सो लोमित, आपकी बहुत बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रही मुझे लगता है, और आपने जितना बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनको इससे बहुत बहुत फ़ायदा होगा।
सो लवमीत ऑल इंडिया रैंक 3 है। मैं फिर से बोलता हूँ, MEA पाना और पहले अटेम्प्ट में रैंक 3 निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्होंने बहुत अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन किया है और आप सभी को इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। लवमीत, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और रैमो विद टॉपर शो में आपने जो समय दिया है और आपकी स्ट्रैटेजी से लाखों बच्चों का फ़ायदा होगा और मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर आए। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको इनवाइट करने के लिए थैंक यू। आप अपनी पढ़ाई रात को करते थे दिन में? सॉरी, मच्छर बैठा हुआ। मुझे लगा कहीं काट ले, डेंगू हो गया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलो यहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है।